एमसी ने अपनी कहानी शुरू की और बताया कि वह पूरे 100 सालों तक बार बार जन्म लेता रहा। अपने पहले जीवन में उसने मुरिन जाने का फैसला किया। वहाँ उसने सिर्फ बेसिक टेक्निक्स और 3 नोक वाली तलवार चलाने की कला सीखी, लेकिन ये खुद को बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। रास्ते में मिले डाकुओं ने उस पर ज़रा भी रहम नहीं किया और उसे बेरहमी से पीटा। गंभीर घावों और चोटों की वजह से एमसी की पहली बार मौत हो गई, लेकिन अंत में वह फिर से जन्म ले लिया। उसके बाद वह फिर मरा और फिर से जन्म लिया। एमसी को अपने हर जीवन की यादें रहती थीं और कभी कभी वह दूसरे लोगों के शरीर में भी पहुंच जाता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे भयानक घाव मिलते और वह फिर मर जाता। अपने एक जीवन में एमसी इतना भाग्यशाली था कि उसे सबसे अच्छे गुरुओं के साथ सीखने का मौका मिला। दुनिया का सबसे ताकतवर बनने की चाह में उसने बिना थके मेहनत की। हर दिन एमसी खुद को पार करता और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। लगातार मेहनत और धैर्य का आखिरकार फल मिला। कुछ समय बाद एमसी युद्ध में अजय हो गया और उसे लगा जैसे ये मौका खुद स्वर्ग ने उसे दिया हो। एक आदमी ऊंची चट्टान पर खड़ा दूर तक बेरुखी से देख रहा था। उसके आसपास की पूरी दुनिया धुंधली और रंगहीन थी। बस एक अकेली तितली अपने अचानक प्रकट होने से उस फीके दृश्य में हल्की सी चमक भर रही थी। वो शांति से एक बूढ़े आदमी के हाथ पर आकर बैठ गई, जैसे वो लंबे समय से उसी का इंतजार कर रहा हो। सफ़ेद बालों वाला वो बूढ़ा ध्यान से तितली को देखता रहा। उसके थके चेहरे से साफ था कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। उसे लगा कि उसके अनगिनत पुनर्जन्म उस तितली के पंखों की फड़फड़ाहट से भी ज़्यादा हल्के और बेकार थे। चारों तरफ की दुनिया सख्त और बेरहम थी और बूढ़े को महसूस हुआ कि अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं बचा। अब वो मुरिम का सबसे ताकतवर इंसान था और उसका कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी उसके दिल में ज़रा सी भी खुशी नहीं थी। तभी वो तितली उड़ गई और उसे उसके विचारों के साथ अकेला छोड़ गई। एमसी ने आखिरी बार अपने बूढ़े हाथ को देखा, जैसे वो अपने पूरे जीवन का हिसाब लगा रहा हो। अंत में उसने सोचा कि अब वो बस स्वर्ग में शांति से आराम करना चाहता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। कुछ समय तक सिर्फ अंधेरा था, फिर अचानक उसे फिर से रोशनी दिखी। उसकी आंखें खुलने लगी। वो बेरंग दुनिया अब चमकीले डिज़ाइन में बदल चुकी थी। बूढ़े ने अपना हाथ देखा। वो अलग था, न झुर्रियाँ थीं न घावों के निशान। उसकी त्वचा मुलायम और चिकनी थी। हैरान एक जवान लड़का नरम बिस्तर पर लेटा अपने हाथ को घो रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और उसका हाथ कांप रहा था। अगले ही पल एमसी जोर से चिल्लाया कि उसे फिर से जन्म क्यों मिला। वो उठकर गुस्से में भर गया और मानने को तैयार नहीं था कि ये अंतहीन सिलसिला जारी रहे। तभी कोई डरते हुए उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। लगभग रोती हुई एक लड़की उसके पास बैठी थी और पूछ रही थी कि वो कैसी अजीब बातें कर रहा है। तभी उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसे याद आने लगा कि वो इस लड़की के साथ समय बिताता था। वो कोई अजनबी नहीं थी। एमसी ने सिर पकड़ लिया और दर्द सहने की कोशिश करने लगा। लड़की ने फिर पूछा क्या वो ठीक है। उसने ध्यान से देखा और याद आया कि वो उसकी नानी है, थोड़ी सख्त स्वभाव की। कमरे में एक और लड़का था। एमसी ने उसे पहचान लिया। वो बचपन का सबसे अच्छा दोस्त और इस शरीर के असली मालिक का कसम खाया हुआ भाई था। आईने में खुद को देखकर एमसी चौंक गया, क्योंकि उसे समझ आया कि इस शरीर के पिछले मालिक की मौत सुसाइड से हुई थी। उसे झुंझलाहट हुई कि वो इस शरीर में इसलिए आया क्योंकि आईने में दिख रहा वो लड़का जीने की ताकत खो चुका था। अचानक एमसी ने नैनी से माफ़ी मांगी कि उसने उसे परेशान किया और कहा कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। उसका हाथ छोड़े बिना लड़की ने कहा कि हाल की घटनाओं और कई दिनों तक बेहोश रहने की वजह से ऐसा हुआ होगा और डॉक्टर बुलाने का सुझाव दिया। एमसी ने मना कर दिया और कहा कि वो ठीक है और बस आराम करना चाहता है। लड़की ने खाने की बात कही, पर उसने अकेला रहने की इच्छा जताई। अगले ही पल उसने अनजाने में कह दिया कि उसे समझना होगा कि इस शरीर में कैसे जीना है। ये सुनकर नैनी चौंक गई और पूछने लगी उसका क्या मतलब है।
एमसी ने संभलते हुए कहा कि उसने गलत शब्द कह दिए और उसे पागल न समझा जाए। लड़की कुछ देर चुप रही और बोली कि वो सच में थोड़ा पागल जैसा लग रहा है और अजीब बातें कर रहा है। एमसी ने गहरी सांस ली और सोचा कि गलती उसकी ही है, क्योंकि उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। उसने स्थिति संभालते हुए कहा कि 1 घंटे बाद खाना ले आए और भरोसा दिलाया कि कुछ गलत नहीं होगा। ये सुनकर नैनी का चिंतित चेहरा शांत और कोमल हो गया। वो संतुष्ट होकर चली गई और कहा कि उसका पसंदीदा खाना बनाएगी। उसने उम्मीद की कि एमसी सच में बस आराम करना चाहता है। उसने फिर भरोसा दिलाया कि सब ठीक रहेगा। लड़की और पिछले मालिक का बेस्ट फ्रेंड कमरे से निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो अकेला था। बिस्तर पर टिककर उसने आगे क्या करना है ये सोचना शुरू किया। उसे चिढ़ हुई कि शायद ये सब कभी खत्म नहीं होगा। छत के अजीब पैटर्न को देखते हुए वो सोचता रहा कि उसे फिर जन्म क्यों मिला। उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगी, क्योंकि इस शरीर के पिछले मालिक और उसके विचार आपस में उलझ गए थे। उसे याद आया कि पिछले मालिक का नाम सुख जिन्हो था। वो न अमीर था न खास सफल। वो सनांगचे परिवार के एक सदस्य का नाजायज बेटा था। उसका बचपन शांत था, लेकिन घर लौटने पर उसे तिरस्कार झेलना पड़ा। सुख जिन्हो ने निराश होकर खुद को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया और खाना भी छोड़ने लगा, जैसे वो मौत की तैयारी कर रहा हो। धीरे धीरे वो बुझती हुई मोमबत्ती की तरह खत्म होने लगा और आखिरी सांस से पहले एमसी उसके शरीर में आ गया। एमसी को गुस्सा आया कि इतनी कम उम्र में उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया सिर्फ परिवार के व्यवहार की वजह से, जबकि उसके पास ऐसे लोग थे जो उसकी जान को अपनी जान से ज्यादा मानते थे। एक ठंडी सर्द शाम उसके बेस्ट फ्रेंड ने देखा कि वो हल्के कपड़ों में था। उसने अपना ऊपरी कपड़ा उसे दिया और घर छोड़ने की इजाज़त मांगी। नैनी ने डांटते हुए कहा कि वो देर से क्यों आया, जबकि उसने कहा था कि थोड़ी देर टहलने जाएगा। सुख जिन्हो बस इतना कह पाया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। तभी उसका कसम खाया भाई उसे उठाकर गोद में घर ले गया। लड़की ने जल्दी बैठने को कहा क्योंकि खाना तैयार था, पर वो बच्चे जैसा व्यवहार होने से नाखुश था। ये सब याद करके एमसी समझ नहीं पा रहा था कि इतना प्यार पाने के बाद भी पिछले मालिक ने सबको अकेला कैसे छोड़ दिया। पुनर्जन्म के बाद वो बर्फ से थके आंगन में टहलता रहा और बहुत सोचता रहा। कमरे में लौटकर भी वही विचार उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने सोचा शायद पुनर्जन्म कोई वरदान नहीं, बल्कि अधूरा काम पूरा करने का मौका है। चमकते चांद को देखते हुए उसने माना कि उसने बहुत कुछ देखा, पर सुख जिन्हो के फैसले को समझ नहीं पाया। जो लोग सुख जिन्हो से प्यार करते थे उनकी आंखों में देखकर उसे शर्म आई, क्योंकि वो इंसान नहीं था जिसे वे समझ रहे थे। आंखें बंद करके उसने सोचा कि सुख जिन्हो मरने से पहले क्या चाहता था। खिड़की पर बैठा वो धीरे उठती भाप को देखने लगा और अचानक उसे एहसास हुआ कि शरीर छोड़ चुकी आत्मा उसी सफ़ेद भाप के जरिए अपनी इच्छा उसे बताने की कोशिश कर रही है। एमसी ने मन ही मन सुख जिन्हो से कहा कि वो भले ही बहुत कमज़ोर था, लेकिन अपनी आखिरी इच्छा जताने में सफल रहा और उसने वादा किया कि वो उसे ज़रूर पूरा करेगा। एमसी ने कहा कि एक बार मुरिम को जीत लेने के बाद यह उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसने भरोसा दिलाया कि वो दोषियों को उनके किए पर पछताने और अपनी गलती मानने पर मजबूर कर सकता है। सुबह की पहली किरणों ने उसके नए घर को रोशन किया। वो जानबूझकर बहुत जल्दी उठा, क्योंकि उसे अपना वादा याद था और ये भी कि इस शरीर के पिछले मालिक सुख जिन्हो खुद को सही साबित करना चाहते थे। एमसी जल्दी से कमरे से निकला ताकि अपने लक्ष्य की राह शुरू कर सके। सुख जिन्हो की इच्छा पूरी करने के लिए उसने ट्रेनिंग शुरू की, क्योंकि जितनी ज़्यादा दौलत और जिम्मेदारी हाथ में हो उतनी ही ज़्यादा ताकत चाहिए उसे बचाने के लिए। पहली मार्शल आर्ट जो उसे सीखनी थी वो टाइगर क्वीन की हेवनली डांस थी। ये शरीर को मजबूत बनाने और मांसपेशियां तैयार करने में मदद करती थी। उसके तेज़ और सटीक मूवमेंट से आसपास की हवा तक अलग दिशाओं में बिखरने लगी। यह उस विशेष दृष्टि को पाने के लिए ज़रूरी था जिसे सिद्ध करने में उसे कई जन्म लगे थे। प्राकृतिक मांसपेशियों को बदलना बेहद दर्दनाक प्रक्रिया थी, पर इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था।
उसने कठोर अभ्यास सहा। दर्द के लिए तैयार होने के बावजूद ये पीड़ा असहनीय थी। उसका नया शरीर ऐसे भारी बोझ का आदी नहीं था, इसीलिए कांप रहा था। दांत भींचकर वो खुद को समझाता रहा कि बस थोड़ा और सहना है। ठंड का मौसम होने के बावजूद उसके चेहरे से पसीना धार बनकर बह रहा था। आखिर इन प्रयासों का परिणाम मिला और उसकी हथेलियों में रहस्यमय ऊर्जा का छोटा सा गुच्छा बनने लगा। ये देखकर भी उसका चेहरा शांत रहा और हथेलियों की ऊर्जा चमकने लगी। उसने तय किया कि शुरुआत के लिए इतना काफ़ी है। परिणाम आदर्श नहीं था, पर अब वो ऊर्जा जमा कर सकता था। दूसरी बार ये और आसान हुआ और नतीजा थोड़ा बेहतर निकला। तभी कोई घबराई आवाज़ में उसे मास्टर कहकर पुकारने लगा। वो नैनी थी जो ठंड में उसे पसीने से भीगा देख परेशान थी। उसने रुमाल दिया और पूछा, कहीं दर्द तो नहीं? एमसी ने मुस्कुराकर कहा, वह बेकार चिंता कर रही है, और पूछा, क्या वह बीमार दिखता है? लड़की थोड़ा चौंकी क्योंकि वह पहले जैसा सुख जिन्हों नहीं लग रहा था। फिर भी बोली, अगर वह इतना जोश दिखाएगा तो फिर बीमार पड़ सकता है। यह सुनकर एमसी हल्का मुस्कुराया क्योंकि वह अब तक ऐसी देखभाल का आदी नहीं था। उसने कहा, वह खास एक्सरसाइज कर रहा है और मार्शल आर्ट सीख रहा है। यह सुनकर नैनी हैरान रह गई। तब उसने जोड़ा कि उसे मजबूत बनना है ताकि वह नैनी की रक्षा कर सके। यह सुनकर उसका दिल पिघल गया, पर उसने कहा वह खुद अपनी और उसकी रक्षा कर सकती है। फिर भी उसने सेहत का ध्यान रखने को कहा। एमसी ने रहस्यमय ढंग से कहा कि उसे किसी ने कुछ करने को कहा है। यह सुनकर नैनी चौंकी क्योंकि हाल में वह सिर्फ उससे और यून से मिला था। उसने कहा, अगर यून मिले तो उसे बुला दे क्योंकि वह उसे भी यह सिखाना चाहता है। कुछ देर वह संदेह से देखती रही, फिर सोचा उसे अपने मास्टर पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह इतना जिद्दी पहले कभी नहीं था। जाते समय वह मुस्कुराई और मन में ठान लिया कि वह उसका साथ देगी। सर्दी कब बीत गई पता ही नहीं चला और वसंत की धूप में नए पौधे खिल उठे। यून ने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू की और अच्छी प्रगति की। सुख जिन्हों चुपचाप देखता और सुनिश्चित करता कि अभ्यास सही हो। अंत में उसने कहा, उसका अंदाज़ा सही था क्योंकि यून का शरीर हेवनली आयरन फिस्ट सीखने के लिए आदर्श है। उसने ताली बजाकर दिन की ट्रेनिंग खत्म की। यून मुस्कुराकर अपनी प्रगति का मूल्यांकन पूछने लगा। एमसी ने ईमानदारी से कहा कि पहले लगा था इसे सीखने में बहुत समय लगेगा, पर अब लगता है वह जल्द ही सीख जाएगा। उसने जोड़ा कि यदि वह इसमें निपुण हो गया तो शक्तिशाली लोगों का भी सामना कर सकेगा, इसलिए इसी लगन से आगे बढ़े। यून बेहद खुश हुआ। उसने धन्यवाद दिया और मजबूत योद्धा बनने का वादा किया। एमसी ने उसे खुद को कम ना आंकने को कहा और जोड़ा कि वह उसके लिए भाई जैसा है। यह सुनकर यून का चेहरा लाल हो गया और आंखें खुशी की आंसुओं से भर गईं। भावनाओं में बहकर उसने एमसी को कसकर गले लगा लिया। एमसी थोड़ा असहज हुआ और मन में सोचा, यून कितना भावुक है। तभी नैनी ट्रे में पानी लेकर आई और मुस्कुराकर दोनों को दिया। एमसी ने खुशी से स्वीकार किया। अचानक दीवार के पीछे से तेज आवाज़ें आई कि जल्दी करो क्योंकि कल कुछ सज्जनों के यहाँ मेहमान आएंगे। एमसी ने पूछा, क्या बात है? नैनी ने बताया कि कल क्लैन के मुखिया का उत्सव है। एमसी ये बात भूल चुका था। तभी नैनी ने चिंतित होकर पूछा, वे ठीक तो है? क्योंकि उसे अपने भाइयों से मिलना होगा। उसने सोचा यह कठिन होगा। एमसी ने बाहें बांधकर कहा, उसे नहीं बल्कि भाइयों को चिंता करनी चाहिए। नैनी उसकी दृढ़ता देखकर चौंक गई और सोचा उस घटना के बाद वह बहुत बदल गया है। उसने उसकी बहादुरी की सराहना की और कहा उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। उसने बताया कि उपहार तैयार है, इसलिए चिंता न करे। एमसी हैरान हुआ क्योंकि पैसे नहीं थे। नैनी ने मुस्कुराकर कहा, चावल खरीदने की ज़रूरत नहीं और जो कपड़े वह पहने हैं वे उसने खुद सिले हैं। एमसी उसके कौशल पर चकित रह गया और सोचने लगा कि जो लोग उसके आसपास हैं वे कितने सच्चे दिल से उसे चाहते हैं, भले ही पहले अजनबी थे। उसने दोस्तों से कहा कि ऐसी भरोसेमंद नैनी और यून के साथ वह उत्सव में जा सकता है। नैनी ने जोड़ा कि वहाँ दुनिया भर की प्रसिद्ध हस्तियाँ आएंगी और यदि वह अच्छा प्रभाव डाले तो शायद किसी का शिष्य बन सके। एमसी ने हल्के अंदाज में उन प्रसिद्ध लोगों को बूढ़े कहकर कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। फिर गंभीर होकर बोला कि वह बदल चुका है
और यह सब उन लोगों की वजह से है जिन्होंने उस पर विश्वास किया। उसे यकीन था कि आगे और भी बड़े बदलाव उनका इंतजार कर रहे हैं। भाग्य की दिशा में क्षितिज पर एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। एमसी ने कहा कि आज वह इसके लिए पहला कदम उठाएगा, पर अभी तक वह अपने प्रियजनों को नहीं बता सकता था कि उन्हें क्या मिलने वाला है। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा क्या वे उसके साथ बने रहने के लिए तैयार हैं। उत्साहित योन और नैनी खुशी से सहमति में नॉडेड हुए और वादा किया कि वे हमेशा एमसी का साथ देंगे। अगले ही दिन लड़की यून और एमसी के साथ क्लैन के मुखिया के साथ उत्सव में गई। कुछ समय बाद हमारे नायक बड़े लाल महल तक पहुंचे जहां क्लैन का मुखिया स्थित था। एमसी, यून और सुख चुपचाप आगे बढ़ते रहे और राहगीरों की निगाहों की परवाह नहीं की। लोग चौथे यंग मास्टर को यहां देखकर हैरान थे क्योंकि वह पहले कभी घर से बाहर नहीं निकला था। उन्हें पता था कि सुख जने का व्यवहार बदल गया है, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब सिर्फ एक रात में कैसे हो गया। एमसी को यह पसंद नहीं आया कि अजनबी उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था क्योंकि वह जानता था कि उसने सच में एक दुख भरा जीवन जिया है। अचानक किसी ने हमारे नायकों का रास्ता रोक दिया और कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि सुख जने सच में बदल गया है। एमसी के सामने एक लंबा जवान लड़का तलवार हाथ में लेकर खड़ा हुआ। उसके कपड़ों से लगता था कि वह आम आदमी नहीं है। सुख जने को याद आया कि उसे संबोधित करने वाला लड़का सुखमान हो कहलाता है। पुराना परिचित कहने लगा कि आज क्लैन के मुखिया का जन्मदिन है, इसलिए वह एमसी को आगे जाने नहीं देगा। सुख जने को समझ नहीं आया कि यह सब क्या है और उसने याद किया कि वह चौथा यंग मास्टर है और सामने खड़ा लड़का सिर्फ एक आम छात्र है। सुखमान ने कहा कि वह मास्टर से सिर्फ 1 महीने छोटा है और उसे एरोगेंट ना होने को कहा। फिर लड़के ने यह याद दिलाना चाहा कि यहाँ पौन उच्च रैंक का है, पर सुख जने बिल्कुल भी नहीं हैरान हुआ और कहा कि सुखमान सिर्फ सेकेंड रेट वॉरियर है। यह सुनकर लड़के को चोट लगी। उसने जवाब दिया कि उसकी उम्र में ऐसा पद पाना बड़ी सफलता है और फिर कहा कि सुख जने चुप रहे क्योंकि वह खुद भी कुछ खास नहीं है। एनसी ने सहजता से जवाब दिया कि वह बस जिंदगी का आनंद लेना जानता है। सुखमान बहुत गुस्सा हुआ और मुट्ठी उठाई। सुख जने बिल्कुल नहीं डरता था और सुझाव दिया कि लड़का लड़ना चाहता है और जैसे सहमति में कहा कि आज मौसम अच्छा है और कोई गवाह नहीं है। सुखमान तुरंत शांत हो गया क्योंकि उसे पता था कि आसपास काफी लोग हैं और कुछ पहले ही ध्यान से देख रहे हैं। सौभाग्य से सुख जने ने कहा कि उसके पास काम है, पर लड़के को चिंता न करने को कहा क्योंकि वह जल्दी ही उसकी इच्छा पूरी करेगा, शायद कल ही। सुखमान फिर गुस्से में आया और एमसी से कहा कि वह हिम्मत ना करे बचने की, पर एमसी ने शांतिपूर्वक अपने पुराने परिचित के पास से गुजरते हुए कहा कि इतना गुस्सा ना हो। जाते समय एमसी ने सोचा कि उसे बस अपनी ताकत परखने के लिए एक ओपोनेंट चाहिए और सॉकमैन इसके लिए उपयुक्त था क्योंकि शिजी होंग में उसकी अच्छी रेप्यूटेशन थी। साथ ही एमसी को लगा कि उसे सुखमान का बदला चुकाना भी चाहिए जो उसे पहले दुख पहुंचा चुका था। इस बीच और लोग क्लैन के मुखिया के महल में इकट्ठा होने लगे। यून इतने लोगों को देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि उत्सव के ऑर्गेनाइजर्स थोड़े ज्यादा उत्साही हो गए। अचानक एमसी ने भीड़ में 1-2 बुजुर्गों को देखा और कहा कि क्लिंट के 5 रंग 10 सेंट्रल और वेस्टर्न देशों के झंडों पर देखे जा सकते हैं। उसे याद आया कि ये लोग चोनाम और वासन के एल्डर्स थे। एमसी ने कहा कि ये बहुत अमीर परिवारों के सदस्य हैं जो इन जमीनों से दूर रहते हैं। यून ने माना कि उनकी मौजूदगी क्लैन के मुखिया के प्रति सम्मान का संकेत है। एमसी ने जोड़ा कि बहुत से मेहमान आए हैं, इसलिए उन्हें अपनी बारी का लंबा इंतजार करना पड़ेगा। एमसी ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता और पूछा क्या इसका मतलब है कि उसे लोगों से और संवाद करना चाहिए, पर एमसी ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने सोचा कि लंबी लाइन की वजह से उनके पास टहलने का समय है। अगले ही पल एमसी ने सॉकमैन पर ध्यान दिया और कहा कि ये मज़ेदार है कैसे वह लोगों के चारों ओर घूमता है और ये ही उसका एकमात्र काम है। एमसी ने सॉकमैन को देखा और चौंका कि अभी 1 मिनट पहले वह कैसा अजीब व्यवहार कर रहा था।
यून हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। अचानक एल्डर्स एमसी के चारों ओर घिरे और चर्चा करने लगे कि यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ अजीब बात है। एल्डर्स ने सुखजैन को देखा और उन्होंने अपने व्यवहार में अशिष्टता स्वीकार की और माफ़ी मांगी, पर उन्होंने कहा कि इतना असाधारण शरीर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एल्डर्स सोचने लगे कि उसका नाम क्या है और वह किस क्लैन का है। उन्होंने ये भी माना कि एमसी सेल्फ टॉट है और पूछा कि उसने कितने समय मार्शल आर्ट्स का अभ्यास किया। एमसी ने अनिच्छा से जवाब दिया कि उसका नाम सुखजीन हो है और वह मिस्टर सुख का चौथा बेटा है। अन्य सवालों का जवाब देने में उसने कोई मतलब नहीं समझा और जल्दी जाने लगा। बुजुर्ग ने उसका रास्ता रोका और कहा कि जल्दी ना करे, क्योंकि उन्होंने अभी तक पता नहीं लगाया कि वह कौन है। एमसी ने आत्मविश्वास से कहा कि वह उन्हें जानता है और स्पष्ट किया कि वे जियानाम और वासन क्लैंस के एल्डर्स हैं। इसके बाद एमसी ने सोचा कि अब एल्डर्स को जाना चाहिए और कहा कि यदि उन्हें मदद चाहिए तो नौकरों से मांग सकते हैं। ये बातचीत देखने वाले लोग हैरान थे कि सुखजैन ने चुनाम और वासन क्लैंस के एल्डर्स से ऐसा बोलने की हिम्मत की। एक एल्डर फिर एमसी को संबोधित करने को तैयार हुआ और कहा कि उसके पास एक प्रस्ताव है। क्या वह वासन जाना चाहता है? एल्डरली ने वादा किया कि वह एमसी को निम का सबसे अच्छा मास्टर बनाएंगे। दूसरे एल्डर ने भी उसे अपने क्लैन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि महान 36 स्वॉर्ड्समैन सब जियानाम से थे। एमसी ने शांतिपूर्वक कहा कि वह अपनी अकेली जीवनशैली छोड़ने का इच्छुक नहीं है, इसलिए एल्डर्स के प्रस्ताव ठुकरा दिए। ग्रे बियर्ड वाले एल्डर ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा कि उनका पूरा जीवन एक तरह की टीचिंग है, इसलिए उन्होंने वादा किया कि अगर एमसी उनके साथ गया तो उनकी कला सिखाएंगे। एमसी ने माफ़ी मांगी और कहा कि वह पहले से शुरू किए मार्शल आर्ट को जारी रखना चाहता है और एल्डर्स से कहा कि इसका समय व्यर्थ ना करें। एमसी ने फिर से अलविदा कहा और जाने लगा, पर एक एल्डर उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। एल्डर ने तेजी से हाथ बढ़ाया एमसी का हाथ पकड़ने के लिए, पर वह असफल रहा। एमसी ने हल्की सी हलचल की, जिससे हवा उठी और एल्डर उसे रोक नहीं पाया। एल्डर हैरान रह गया और चुपचाप एमसी को कुछ समय तक देखा। एल्डर विश्वास नहीं कर सका कि एमसी ने सिर्फ डॉज कर लिया। दूसरे एल्डर ने सोचा कि ये सिर्फ लक हो सकती है, पर यदि नहीं तो उसमें बड़ी पोटेंशियल है। किसी भी हालत में एल्डर्स ने यहाँ ऐसे लड़के की उम्मीद नहीं की थी। हटकर एमसी ने कहा कि उन्हें तुरंत जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपना समय व्यर्थ किया। यून चिंतित था कि सब ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि वे शक्तिशाली क्लैंस के एल्डर्स थे। एमसी ने कहा कि वह उन्हें कोई जवाबदेही नहीं रखता। अचानक एक आदमी हमारे नायकों की ओर मुड़ा और पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। एमसी ने अपने अंकल को नमस्कार किया और कहा कि वे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आदमी बहुत हैरान हुआ और पूछा कि वे लाइन में क्यों खड़ा है, क्योंकि वे ना तो मेहमान थे ना अजनबी। फिर अंकल ने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहा। एमसी ने पूछा, क्या यह संभव है? आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल, उसने कभी लाइन में नहीं खड़ा हुआ। नायक ने अपने अंकल का धन्यवाद किया। अंकल के पीछे चलते हुए एमसी ने सोचा कि हाल तक उन्होंने सुखजैन की उपेक्षा की थी। एमसी ने सोचा कि एल्डर्स के साथ बातचीत दिलचस्प रही। एमसी ने शरारती मुस्कान के साथ सोचा कि इस वजह से उसके अंकल ने भी उसे बात करने में झिझक नहीं दिखाई। हमारे नायक क्लैन के मुखिया के महल में पहुंचे। कुछ समय तक उन्हें मिलने का इंतजार करना पड़ा। एक प्रभावशाली सफ़ेद बालों वाला आदमी शानदार सिंहासन पर बैठा था। यही क्लैन का मुखिया था। नौकर ने अपने मास्टर के आदेश का पालन किया और जल्दी से कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। मुखिया नाराज हुआ कि उसके भरोसे कोई नहीं है, क्योंकि सभी डर और चापलूसी में चुप बैठे हैं। अचानक एक और नौकर ने कहा कि सुखियांग और सुखजीन मिस्टर मैन से मिलना चाहते हैं और उन्हें आने की अनुमति दी गई। एक पल बाद हमारे नायक जल्दी से क्लैन के मुखिया के सामने प्रकट हुए। सुखियांग ने अपने मास्टर को नमस्कार किया और कहा कि वह जीन हो के साथ एक बड़ा डिब्बा लेकर आया है। एमसी ने क्लैन के मुखिया के सामने सम्मानपूर्वक झुककर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उपहार देते हुए कहा कि यून और उसकी नानी ने
इसे तैयार किया है। मुखिया ने उपहार स्वीकार किया, लेकिन हैरानी जताई क्योंकि आमतौर पर लोग खुद उपहार देने की बात करते हैं। बॉक्स खोलकर उन्होंने कहा कि सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने एमसी का उपहार खुशी से स्वीकार किया। क्लैन के मुखिया ने सुबजीन के उपहार की प्रशंसा की और कहा कि यह उत्कृष्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सुना कि जियानोम और वासान क्लैन्स के एल्डर्स एमसी में रुचि रखते हैं। एमसी ने पुष्टि की। उन्होंने पूछा कि वे किन्हीं दोनों क्लैन्स में से किसे चुनना चाहता है, लेकिन एमसी ने तुरंत कहा कि उसे इनमें से किसी में भी रुचि नहीं है। एमसी ने फिर से जोर दिया कि वह वही मार्शल आर्ट सीखना चाहता है जिसे उसने पहले शुरू किया है। मुखिया ने हंसते हुए कहा कि उसने सोचा था कि यह लड़का होपलेस है, लेकिन पता चला कि उसके बड़े प्लान्स हैं। एमसी ने कहा कि उसने बस जीवन को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके बाद मुखिया ने मदद का प्रस्ताव दिया, लेकिन एमसी ने धन्यवाद करते हुए कहा कि फिलहाल वह अकेले ही सक्षम है। मुखिया ने एमसी की प्रशंसा की और सुझाव दिया कि बातचीत अगले अवसर पर जारी रखी जाए। एमसी ने फिर सम्मानपूर्वक झुककर अपने पिता को अलविदा कहा। कुछ ही समय में मुखिया अकेला रह गया और सोचने लगा कि क्या हुआ। वह हैरान था कि वासान और जोंग मैम के एल्डर्स ने सुबजीन में रुचि दिखाई और एमसी ने स्वयं आत्मविश्वास से बात की। मुखिया मुस्कुराया और सोचा कि उसे एमसी का अनुसरण करना चाहिए था। अगले ही पल उसने एक नौकर को बुलाया जो किसी भी आदेश को पूरा करने को तैयार था। मुखिया ने धमकी भरे स्वर में अपने विश्वासपात्र से कहा कि सुबजीन की देखभाल करे, और नौकर तुरंत आदेश का पालन किया। मुखिया ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उसे स्पष्ट लग रहा था कि एमसी में कुछ खास है और उसे इसके बारे में और पता लगाना चाहिए। एमसी ने क्लैन के मुखिया के महल से निकलते ही राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि एक समस्या कम हो गई। युन ने अपने मास्टर से कहा कि इसे जोर से ना बोले क्योंकि कोई सुन सकता है, लेकिन एमसी ने रीअश्योरेंस दी और कहा कि चिंता मत करो। अचानक एमसी के सामने एक लड़का आया जिसने हमारे नायक का ध्यान खींचा। जिन्हो इस लड़के को नहीं जानता था। अजनबी, चुनौतीपूर्ण दिख रहा था और असभ्य ढंग से एमसी से पूछने लगा कि वो क्या कह रहा है। एमसी ने भी कठोरता से जवाब दिया कि उसने उसका रास्ता रोका और उसे हटने की मांग की। अजनबी इस अशिष्टता से हैरान हुआ और कहा कि वो मूल रूप से दोस्ताना बातचीत करना चाहता था। एमसी ने इन शब्दों पर भरोसा नहीं किया और कहा कि उसके अनुसार लड़का सिर्फ लड़ाई के लिए आ रहा है। फिर उसने अपने ओपोनेंट को गंभीर नज़रों से देखा। किनारे पर खड़े लोगों को समझ नहीं आया कि ये संघर्ष क्यों शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने अजनबी को हेबे प्रांत के ये आई परिवार का सदस्य पहचाना। यून ने सुझाव दिया कि उसके मास्टर को किसी की मदद बुलानी चाहिए, पर एमसी ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। एमसी ने सोचा कि अजनबी केवल जेलस है क्योंकि एल्डर्स उनसे नहीं मिले, इसलिए उसने उसे अपमानित कर ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया। बुल्ली बहुत गुस्सा हुआ। एमसी हमेशा की तरह शांत रहा और कहा कि अजनबी के पास लड़ाई के लिए कोई और कारण नहीं है। अपमान और तिरस्कार सहन न कर पाने के कारण अजनबी ने अपना हाथ मुट्ठी में कस लिया, जो गुस्से से कांप रही थी। अगले ही पल उसने सुबजने पर हमला करने के लिए तेजी से स्विंग किया, पर एमसी ने आसानी से हमला डॉज कर लिया। जीन ने सोचा कि उसका ओपोनेंट किसी काम का नहीं है और उसने उसकी प्रोवोकेशन में फंस गया। अजनबी अपने पैरों पर टिक नहीं सका और ज़मीन पर गिर पड़ा, जिससे उसका शर्म और बढ़ गया। बुल्ली समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। एमसी ने पूछा, क्या उसे अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हो रही है? एमसी ने कहा कि अजनबी को रिसेंटली ट्रेनिंग शुरू करने वाले से तिरस्कार और पराजय मिली और उसने खुद को ओवर एस्टिमेट किया। ये शब्द बुल्ली को फिर गुस्सा दिला गया। उसने चिल्लाकर कहा कि सुबजने चुप रहे क्योंकि वो सिर्फ लकी है और पहले से ही किसी और का अभिनय कर रहा है। एमसी ने कहा कि लड़ाई की शुरुआत अजनबी ने की थी, इसलिए ये केवल सेल्फ डिफेंस है। फिर एमसी अपने ओपोनेंट की ओर दौड़ा। अगले ही पल सुबजीन ने कई पावरफुल ब्लोज मारे। अजनबी रेजिस्ट नहीं कर सका क्योंकि ओपोनेंट की मूवमेंट्स बहुत तेज थी। फिर भी उसने रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन एमसी ने आसानी से उन ब्लोज को टाला। कुछ समय तक सुबजने एनिमी के अटैक्स डॉज करता रहा और सोचता रहा कि बुल्ली खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, लेकिन वास्तव में उसके ब्लोज एमसी के लिए बहुत प्रिडिक्टेबल थे।
अजनबी हैरान रह गया और विश्वास नहीं कर सका कि उसका ओपोनेंट सभी अटैक्स डॉज कर रहा है। एमसी ने कहा कि इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ये तो एक इडियट भी कर सकता है। बोली बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि एमसी ने उसे सबके सामने अपमानित किया। निराशा और गुस्से में उसने एक्सट्रीम कदम उठाया और अपनी सोड उठाई। अगले ही पल गुस्से में अजनबी ने वेपन छोड़ दी और धमकी दी कि वो सुखजैने को मार देगा। आसपास खड़े लोग बहुत डर गए और गार्ड्स बुलाने को कहा ताकि वो पागल लड़के को रोक सके, लेकिन एनसी बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके विपरीत उसकी आईज डिटर्मिनेशन से जल रही थी। उसके लिए ये एक चैलेंज और अपनी एबिलिटीज़ का बेहतरीन टेस्ट था। कुछ ही समय बाद आर्म्ड अजनबी ने एमसी पर हमला किया, पर एमसी बिना डर ओपोनेंट की ओर बढ़ा। एक सटीक किक से सुखजने ने एनिमी का सोर्ड हाथ से फेंक दिया। अजनबी हैरान रह गया और चुपचाप देखा कि उसका वेपन उड़ गया। समय एमसी के लिए रुक सा गया। सुखजने ने ओपोनेंट से पूछा कि वो क्या देख रहा है और फिर पूरी ताकत से उसके चेहरे पर पंच मारा। इतनी पावरफुल अटैक से शॉक्ड होलिगन पीछे की ओर उड़ गया। एमसी ने स्ट्रेंजर को पीछे गिरते देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के का स्वॉर्ड पकड़ लिया जिसे उसने अभी अभी फेंका था। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि सॉक परिवार का लड़का, जो हाल ही में ट्रेनिंग शुरू कर चुका था, इतने आसानी से एक लंबे समय से मार्शल आर्ट सीख रहे स्ट्रेंजर को हरा सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि एमसी निश्चित रूप से एक जीनियस है और वासन और ज्ञानम क्लैंस के एल्डर्स की ट्रेंड नज़रें भी सही साबित हुईं। अचानक कई लोग एक जैसे कपड़े पहनकर आए और एमसी से पूछा कि वह ठीक है या नहीं। अगले ही पल ये लोग उस स्ट्रेंजर के चारों ओर खड़े हो गए, जो अभी भी ज़मीन पर बैठा था और हार का सामना कर रहा था। उनमें से एक ने गुस्से में बुली को चेतावनी दी कि वे भागने की उम्मीद भी न करे और धमकी दी कि सीधे ये परिवार से संपर्क किया जाएगा ताकि इसका हिसाब लिया जा सके। एमसी ने गार्ड्स की ओर देखा और कहा कि वह खुद इस स्ट्रेंजर को मारना चाहता है। लोगों को यह सुनकर हैरानी हुई। एमसी ने स्वॉर्ड को बुली की गर्दन के पास लाकर रखा, जबकि वह डर के मारे कांप रहा था। एमसी ने कहा कि उसे खुश होना चाहिए कि उसने अस्थायी लड़ाई में स्वॉर्ड नहीं निकाला, नहीं तो आज उसकी आखिरी दिन होती। इसके बाद एमसी ने बुली की ओर पागल नज़र से देखा और कहा कि उसे यह सबक सिखाना चाहिए था। बहुत डर के मारे हुलिगन ने मास्टर से माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि यह सब उसकी गलती थी। अचानक हवा में मेटल की आवाज़ हुई और स्वॉर्ड ज़मीन पर गिर गया। स्ट्रेंजर अपनी पीठ के बल गिर पड़ा और डर व एक्साइटमेंट से सफ़ेद झाग मुंह से बाहर आया, पर असल में कुछ भी भयानक नहीं हुआ था। एमसी ने सिर्फ उस काउंड्रल के बाल काट दिए थे। इसके बाद एमसी ने गार्ड्स की ओर देखा और कहा कि उसने इस काउंड्रल को उनके पास छोड़ दिया है। आदमी ने देखा और कहा कि वह सब ठीक करेंगे और जेंटलमैन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हमारे नायक घर लौट आए और गार्ड्स ने अभी अभी देखी गई घटना पर चर्चा शुरू की। वे एमसी की लड़ाई में मूवमेंट और स्ट्रैटेजी देखकर चकित थे। यह सब कुछ एक लड़की ने भी देखा जो लाल महल की बैल्कनी पर बैठी थी। उसने सोचा कि सुखजने वाकई बहुत बदल चुका है। महंगे गहनों से लड़की नोबिलिटी की लग रही थी। उसने हल्की मुस्कान दी और कहा कि उसकी रुचि बढ़ती जा रही है। नौकर ने अपनी मिस्ट्रेस से पूछा कि क्या एमसी को और ऑब्जर्व करना चाहिए, पर लड़की ने दूसरा विकल्प सुझाया। उसने सोचा कि उसे अभी पकड़ लेना बेहतर है, बजाय साइडलाइंस पर रहकर इंतज़ार करने के कि वह उसके भाई के पास जाएगा। इसके बाद उसने नौकर को आदेश दिया कि एमसी के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करे, सबसे छोटे डिटेल्स तक। आदमी तुरंत आदेश का पालन किया। लड़की ने सुखजीन को जाते देखा और सोचा कि अच्छा होगा अगर वह कैनल में ही रहे। लड़की का नाम सुखमोंग था और वह एमसी का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करना चाहती थी, क्योंकि यही उसका जीतने का तरीका था। हॉलिडे के थोड़ी देर बाद हमारे नायक घर लौट आए और अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों में लगे। एक लड़का हाथ में छोटे छोटे पैसे के थैले लिए यून से मदद मांग रहा था। उसने ज़्यादा नहीं मांगा। लड़का निराश था और कहा कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी। पर स्ट्रेंजर अपने जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि वह जानता था कि यून और मिस्टर सुखजने भाई जैसे हैं। उसने कहा कि रूमर्स थे कि यून अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग के बाद बहुत मजबूत बन गया
और हाल ही में 5 हुलिगन्स के खिलाफ लड़ाई में एक नौकर को बचाया। स्ट्रेंजर ने खुद सनांगे मार्शल आर्ट्स 5 साल तक सीखा और अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। इससे लड़का परेशान था और इसलिए उसने सच में मदद मांगी। उसने वादा किया कि अगर मास्टर उसे स्टूडेंट नहीं बनाए तो वह पीछे हट जाएगा, लेकिन उसकी उम्र देखते हुए ये उसकी आखिरी चांस थी। यून ने लड़के पर दया जताई और सहमति दी, लेकिन चेतावनी दी कि सक्सेस की उम्मीद मत रखना, क्योंकि सभी जानते हैं कि जेंटलमैन की कठिन प्रकृति। अचानक सुबजीन हो कहीं से प्रकट हुआ और पूछा कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लोग सम्मानपूर्वक मास्टर को झुक गए। एमसी ने यून से आदेश दिया कि जो भी उसकी ट्रेनिंग में हस्तक्षेप करे उसे बाहर निकाल दो। कुछ समय के लिए स्ट्रेंजर चुपचाप मास्टर की ओर देखा और अपने विचार इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि वह फेवर मांग सके। एमसी ने सोचा कि जेंटलमैन का ऑरा सच में डरावना है, पर उसने खुद को संभालना था क्योंकि ये उसकी आखिरी चांस थी। अगले ही पल वह अपने घुटनों पर गिरा और कहा कि उसका नाम मारोंग है और उसने चाइल्डहुड से यून के साथ दोस्ती रखी। सुबजीन ने माना कि ये लोग वास्तव में करीब है क्योंकि यून ने अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला। एमसी ने तुरंत महसूस किया कि लड़का मार्शल आर्ट सीखने आया है। मारोंग ने वादा किया कि वह मास्टर के प्रति मृत्यु तक फेथफुल रहेगा। सुबजीन ने संदेह जताया और पूछा कि क्यों उसे यह स्वीकार करना चाहिए। लड़के ने आश्वासन दिया कि जेंटलमैन अपनी चॉइस पर पछताएगा नहीं, क्योंकि वह कई तरीकों से उपयोगी हो सकता है। एमसी ने लड़के को देखा और सोचा कि उसका कैरेक्टर ठीक है और आइज में परसिवेरेंस है, और यान के चेहरे से स्पष्ट था कि वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। इसके अलावा सुबजीन ने सोचा कि यून को ट्रेनिंग के लिए अधिक समय देने के लिए किसी को उसकी जिम्मेदारियों का हिस्सा लेना ज़रूरी था। पर इन सब के अलावा एमसी के अपने कारण भी थे इस परसिस्टेंट लड़के को स्टूडेंट बनाने के। एमसी ने पूछा कि मारोंग को कुछ पता है क्या। लड़के ने समझा नहीं कि जेंटलमैन क्या पूछ रहे हैं, पर अगले ही पल सुबजीन ने तिरस्कार और सावधानी के साथ बताया कि लड़के में कोई टैलेंट नहीं है। मारोंग ने मास्टर से बहस नहीं की और स्वीकार किया कि उसके पास मार्शल आर्ट्स की कोई क्षमता नहीं है। सुबजीन को हैरानी हुई कि लड़के को यह पता था और फिर भी उसने हार नहीं मानी। मारोंग ने कहा कि उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जीवन में इंडिपेंडेंस प्राप्त करना है। वह अपनी लाइफ मैनेज करना चाहता है, जैसे चार्लटन्स जो सभी को नज़रअंदाज करते थे। लड़का जानता था कि ड्रॉन ब्लेड किसी को भी मार सकता और बचा सकता। इन शब्दों ने सुबजीन को उसके पास्ट लाइफ्स की अनप्लेजेंट घटनाएं याद दिला दी। मारोंग ने मास्टर से माफ़ी मांगी कि उसे सिर्फ स्टबर्न ड्रीमर न समझे, क्योंकि वह समझता था कि किसी भी मिनट में मर सकता है। पर लड़के को यकीन था कि जीवन सभी को सुबजीन को चैलेंज करने के लिए दिया गया है। ये पुराने मेमोरीज वापस ले आया। थोड़ी सोच और सिर खुजलाने के बाद मास्टर ने आखिरकार लड़के को प्रोबेशनरी पीरियड पर रखने का निर्णय लिया। मारोंग खुशी से अपना सिर उठाया और मास्टर को देखा। विश्वास नहीं कर रहा था कि उसने अभी अभी सुना। पर लड़के का मूड जल्दी बदल गया जब सुबजीन ने चेतावनी दी कि अब से वह रियोंग की हर मूवमेंट देखेगा और स्लाइटेस्ट फेलियर पर तुरंत बाहर कर देगा। यून ने अपने दोस्त को उत्साहित किया कि मास्टर ने अभी भी उसे प्रूव करने का मौका दिया। ये सुनकर लड़का तुरंत खड़ा हुआ और मास्टर का दिल से धन्यवाद किया। अंत में सुबजीन ने चेतावनी दी कि लड़का किसी भी सर्कमस्टेंसेस में घर में कदम न रखे, लेकिन वह बैकयार्ड में रह सकता है। मारोंग ने सभी कंडीशंस मान ली और जोड़ा कि मास्टर को मौका देने पर पछतावा नहीं होगा। सुबजीन ने यून से कहा कि अब और किसी को घर में ना आने दिया जाए। मास्टर के जाने के बाद यून ने कहा कि उसका दोस्त भाग्यशाली था कि जेंटलमैन पास था। मारोंग ने फर्स्ट मौका देने के लिए मास्टर का धन्यवाद किया और बाहर ना निकालने के लिए भी। लड़कों की ये अप्रत्याशित बातचीत बीच में रुकी जब मास्टर के पास गेस्ट्स आ गए। यून यह देखकर बहुत हैरान था। आंगन में एक लंबा आदमी हाथ में तलवार लिए खड़ा था और पूछा कि क्या सुखजने घर पर है। यून धीरे धीरे बोला कि हाँ। यह सुनकर आदमी ने आदेश दिया कि उसे मास्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि उसे मिसेस सुखमी रियोंग का एक पत्र पहुंचाना था। यून इस पर नर्वस हो गया और पूछा कि क्या मिस्ट्रेस को कुछ हुआ। आदमी ने रूखे स्वर में कहा कि वह यहाँ सवाल पूछने नहीं आया और बस उसे मास्टर तक ले जाने का आदेश दिया।
सुकजेने ने यह सुनकर गुस्सा जताया कि आज सबने मिलकर उसका दिन बिगाड़ने की ठानी है। यून ने अपने मास्टर से शांति रखने के लिए कहा। आदमी मेन कैरेक्टर के पास आया और बिना वार्निंग के आने के लिए रूखे अंदाज में माफ़ी मांगी। सुकजेने विश्वास नहीं कर सकता था कि इस व्यक्ति ने इतनी डिसरिस्पेक्ट से बात करने की हिम्मत की और सोचा कि शायद उसने गलत सुना। आदमी ने पूछा कि समस्या क्या है, क्योंकि वह लेडी का पत्र देने आया है। फिर उसने स्थिति को और एस्केलेट किया और कहा कि उसे नहीं पता था कि इस संपत्ति में एक कुत्ता रहता है। सुकजेने ने जवाब देने में कोई कमी नहीं छोड़ी और चेतावनी दी कि सावधान रहे, क्योंकि यह कुत्ता काटता है। आदमी गुस्से में आया क्योंकि वह एमसी की इम्प्यूडेंस पर विश्वास नहीं कर सकता था। सुकजेने ने भी शातिर मुस्कान दी और पूछा कि क्या उसे पता है कि पागल कुत्तों को डराया नहीं जा सकता। आदमी ने सुझाव दिया कि किसी ने अपनी नई प्रतिष्ठा के बाद बहुत बोल्ड हो गया है। लेडी सुखमी रियोंग के सर्वेंट और मेन कैरेक्टर के बीच ओमिनस माहौल छा गया। अगले ही पल आदमी सुकजेने पर रश किया ताकि उसे मिस्ट्रेस की तरफ से सबक सिखाया जा सके। मुट्ठी प्रोटैगनिस्ट के चेहरे की ओर बड़ी गति से बढ़ रही थी और स्ट्रेंजर मन ही मन अपने अपोनेंट का मजाक उड़ा रहा था। सोच रहा था कि उसे रिएक्ट करने का समय भी नहीं मिलेगा, जो एक्सपेक्टेड था ब्रैड से। लेकिन अचानक सुकजीन ने लास्ट मोमेंट पर समहाउ अटैक डॉज कर लिया, जिससे आदमी बहुत हैरान हुआ। अब मेन कैरेक्टर की बारी थी अटैक करने की। जब आदमी शॉक में था, लड़के ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। इस अटैक से हवा उठी और आदमी साइड में उड़ गया, और यह सब सिर्फ एक फिस्ट के ब्लो से हुआ। अनइनवाइटेड गेस्ट को रोकना संभव नहीं था और उसने सोचा कि चाहे कितना भी पेनफुल हो, उसे सहना ही पड़ेगा। इसके बाद मेन कैरेक्टर ने आदमी के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई ब्लोज देने शुरू किए। उसकी फाइटिंग स्किल्स इसमें मदद कर रही थी। आदमी डर गया और विश्वास नहीं कर सकता था कि सुकजेने सीधे उन पॉइंट्स को टारगेट कर रहा है जहां से ब्लड सर्कुलेट होता है। एरोगेंट आदमी ने आखिरी चीज़ देखी कि प्रोटैगनिस्ट की फिस्ट उसके पास उड़ रही है। सुकजेने बिना अपनी सिंसियर खुशी छिपाए और बड़ी मुस्कान के साथ अपोनेंट से कहा कि उसका ब्लो चख ले। अगले ही पल एक जोर की आवाज़ हुई जो पूरे क्षेत्र में फैल गई और पेड़ों पर बैठे पक्षियों को डराया। सुखमी रियोंग का पत्र फेंकते हुए लड़के ने नाराज़गी जताई कि कमज़ोर लोग अपनी ज़ुबान चलाना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि उसके घर में ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। यून ने अपने मास्टर से पूछा कि पत्र के साथ क्या करना चाहिए। सुकजेने ने बेपरवाही से कहा कि इस इडियट की वजह से उसका सिर दुख रहा है और उसके पास अभी समय नहीं है। अपने आप में संतुष्ट मेन कैरेक्टर ने आकाश की ओर देखा और कहा कि उसका डिफीटेड ओपोनेंट अपना काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे और यून को खुद ही संभालना पड़ा। कुछ समय बाद सुकजेने मिसेस सुखमी रियोंग के पास पहुंचा। उसने अपने एस्टेट पर छोटी तालाब के किनारे उसे देखा। चारों ओर फूल और ग्रीनरी बिछी हुई थी। चाय परोसते हुए लड़की ने कहा कि उसे सब कुछ सूचित किया गया है, और फिर उसने अपने भाई से पूछा कि उसने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों दी। सुकजीने ने जवाब दिया कि यह उन लोगों के लिए एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल था जो उसे ह्यूमिलिएट करना अपना कर्तव्य समझते थे, क्योंकि अब उन्हें पता चलेगा कि मेन कैरेक्टर इसे आसानी से नहीं छोड़ता। लड़की हैरान थी कि लड़का वास्तव में बदल गया है। जीन ने कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो वो यहाँ नहीं होता और केवल 2 लोग उसके फ्यूनरल में आते। सुखमी रियांग इस उत्तर पर हंसी और प्रभावित हुई कि उसका जीन हो कितना मैच्योर हो गया है। लेकिन मेन कैरेक्टर गंभीर था और अपने हाथ सीने पर क्रॉस करके रूखे अंदाज में पूछा कि वो कब उसकी बन गई। लड़की ने कहा कि वो इतना कोल्ड मत रहे, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है। सुकजी ने यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता था और पूछा कि उसने बुलाया क्यों। सुखमी रियांग सीधे पॉइंट पर आई और कहा कि उसे मेन कैरेक्टर की मदद चाहिए। लड़की चाहती थी कि सॉक जीन उसकी मदद करे ताकि वो सॉक क्लैन की हेड बन सके। ये सुनकर लड़के ने बिना सोचे कैटेगोरिकली मना कर दिया। मियांग तुरंत नर्वस हो गई क्योंकि उसने सोचा कि लड़के ने भाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, पर उसने कहा कि वो किसी का पक्ष नहीं लेता और सामान्यतः इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लड़की ने अपने भाई को वादों की बौछार करना शुरू किया कि जैसे ही शक्ति उसके हाथ में आएगी वो जो चाहे हासिल करने में मदद करेगी और उसे डिटैचमेंट का हेड भी बनाएगी। अपने हाथ को मुट्ठी में कसते हुए
मियांग ने जोड़ा कि उनके क्लैन की इनक्रेडिबल शक्ति होगी जिसका लड़का सपना भी नहीं देख सकता। सुख जैनी ने इसे बेकार समझा क्योंकि यह केवल क्लैन को फायदा देगा। लड़की ने याद दिलाया कि लड़का भी क्लैन का हिस्सा है और इससे उसे फायदा होगा। बड़ी बहन ने जोर दिया कि भाई को सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेन कैरेक्टर ने आसानी से यह भी मना कर दिया। सुखमी रियोंग विश्वास नहीं कर पाई कि लड़का पावर स्ट्रगल में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे ही भाई ने मार्शल आर्ट्स में सफलता पाई, पावरफुल क्लैंस के एल्डर्स ध्यान देने लगे, लेकिन उसने उनका पीछा नहीं किया और सुख जैनी लेडी के सर्वेंट को भी हरा चुका था जो सालों से मार्शल आर्ट्स कर रहा था। पावरफुल ची एनर्जी उसकी वेन्स में थी। सुखमी रियोंग मानती थी कि इसी एनर्जी की वजह से मेन कैरेक्टर ने अपना पोटेंशियल दिखाया, इसलिए उसे धोखा देने का कारण नहीं था। सुख जैनी ने कहा कि लेडी बिना उसकी मदद संभाल सकती है, फिर वह उठकर जाने लगा। सुखमी रियोंग ने भाई का डिसीजन स्वीकार किया, लेकिन ज़्यादा समय बिताने को कहा क्योंकि वह उसके करीब नहीं थी और जीन के साथ सहज महसूस करती थी। आखिर में उसने उम्मीद जताई कि वह और भाई करीब होंगे, मुस्कान देते हुए कहा कि वह जल्दी हार मानने वाली नहीं है। सुख जैनी की अनुभवी फाइटर को हराने की खबर सुख क्लैन के हेड तक पहुंची। आदमी विश्वास नहीं कर पाया। सर्वेंट ने बताया कि लड़का बैटल में बहुत डेक्स्ट्रस था। हेड जानना चाहता था कि मेन कैरेक्टर ने मार्शल आर्ट्स में कितना प्रोग्रेस किया। सर्वेंट ने कहा कि लड़के ने ब्लड फ्लो वाले पॉइंट्स को टारगेट किया और ये लक नहीं था। हेड ने मिलने की इच्छा जताई, लेकिन सर्वेंट ने कहा कि संभव नहीं। आदमी ने सोचा कि शायद लड़का बैटल में इंजर्ड है, लेकिन सच बहुत साधारण था। सुबह मेन कैरेक्टर अकेले अपने एस्टेट से निकला और घने जंगल में वॉन्डर करने लगा। एक क्लाइंब पार करने के बाद उसने देखा कि माउंटेन वही थी और इसी वजह से वह खो नहीं जाएगा। अचानक उसने स्ट्रेंज लेकिन फेमिलियर साउंड सुनी जो टिपिकल नहीं थी। सुख जैनी ने ध्यान दिया कि जल्दी पता करें क्या हुआ। जल्दी जंप किया और आवाज़ के सोर्स तक पहुंचा। बढ़ती दूरी को पार करते हुए आवाज़ और तेज़ हुई। अब वह सुनिश्चित कर सकता था कि यह वेपन का क्लैंग है। आखिरकार उसने देखा कि दूर खड़े दो लोग थे। एक हेलर्ड लिए हुए थी, एक लड़की जिसकी क्लोथ्स गंदगी से भरी थी और वह मुश्किल से खड़ी थी। ओपोनेंट ने गुस्से से टीथ ग्रिट किए। उसका ओपोनेंट अनार्म्ड था, लेकिन डरावना दिख रहा था। लंबी दाढ़ी और तेज क्लॉज उसके वाइल्ड ओरिजिन्स दिखा रहे थे। उसका क्रेजी लुक और पुष्टि कर रहा था। आदमी ने कहा कि वो बस बोर्ड था और लड़की से मज़ा करने के लिए इनवाइट किया और हंसा। अचानक सुख जिन्होंने आकर बीच में खड़ा होकर ध्यान खींचा। मेन कैरेक्टर ने उस क्रेजी आदमी से पूछा कि वो पहले उसके साथ मज़ा करना चाहता है या नहीं। सैविज तुरंत झपटा और रूखे अंदाज में पूछा कि वो कौन है। मेन कैरेक्टर ने कहा कि मैटर नहीं करता, केवल ये महत्वपूर्ण है कि उसने दिन में महिला पर अटैक किया। एग्जॉस्टेड लड़की ने कहा कि ये आदमी लस्ट का डेमन है, पॉइजन यूज़ करता है और इसी वजह से उसकी हालत ऐसी है। सुख जैने लड़की के लिए दुखी हुआ। अनफॉर्चुनेट कि गांगो में ऐसा देखा नहीं जा सकता। जल्दी ही वाइल्ड मैन मेन कैरेक्टर पर अटैक करने के लिए दौड़ा, लेकिन ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए सुख जैने ने कामली डॉज किया। मेन कैरेक्टर ने इस रिडिकुलस सरप्राइज अटैक पर हंसी दी। डेमन नर्वस हुआ और पूछा कि सुख जैने कैसे डॉज कर सकता है। मेन कैरेक्टर ने कहा कि वो आइडल की तरह स्टैंड नहीं करेगा। पास पड़े स्टोन को किक किया जो तेजी से डेमन की ओर गया। बचाव के लिए वाइल्ड मैन ने नी आगे किया और ब्लो लिया। डेमन ने सोचा कि ये सब सुख जैने कर सकता है तो वो मीडियोकर इडियट है जो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। उसने मोर डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए डार्क अदरवर्ल्डली एनर्जी अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट किया। मेन कैरेक्टर ने बिना एफर्ट डॉज किया और कहा कि डेमन और इडियट है क्योंकि वो अपनी अटैक्स की अनप्रिडिक्टेबिलिटी पर कॉन्फिडेंट था। मेन कैरेक्टर ने कहा कि वो अब सिर्फ बोलने वाले लड़कों के साथ फाइट नहीं करता, और फिर उसने डेमन के स्टमक पर पूरे जोर से अटैक किया। एनिमी शॉक्ड और आइस पेन से सख्त हुए। बैटल का आउटकम तय था। वाइल्ड मैन सिवियरली इंजर्ड नील करके गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। सुख जैने डिफीटेड अपोनेंट को देखकर कंटिन्यूएशन की उम्मीद कर रहा था क्योंकि ये एंड नहीं था। लड़के ने विलन के बैक पर सेवरल ब्लोज दिए। एग्जॉस्टेड डेमन गिर गया लेकिन मर नहीं गया।
मेन कैरेक्टर ने बस उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स ब्लॉक किए। सुख जेने ने कहा कि अब काफ़ी है, क्योंकि गर्ल अब सेफ है। लड़की मुश्किल से खड़ी थी, लेकिन सेवियर को धन्यवाद दिया। मेन कैरेक्टर ने कहा कि उसके लिए ये कुछ नहीं। अचानक फॉरेस्ट से कोई लड़की की तरफ देखा। टॉल मैन वरीड और पूछा क्या हुआ। स्ट्रेंजर खुश हुआ और उसे अंकल बुलाया। लड़की दौड़ी और अपोलोजाइज करते हुए कहा कि ये उसकी गलती थी, कि उसने प्रॉपरली केयर नहीं किया। सुख जेने ने देखा कि लड़की अकेली डांगो आई। आदमी पूछता रहा कि फटीग की वजह से उसका फेस नहीं था। लड़की ने कहा कि उसने पॉइजन इनहेल किया। आदमी ने गर्ल को बैठाया और चाय एनर्जी यूज कर पॉइजन निकालने लगा। लड़की का बॉडी ग्लोइंग हुआ और उसने बेटर फील किया और धन्यवाद किया। आदमी खुश हुआ। फिर उसने सुख जने को बाव किया और मदद के लिए धन्यवाद कहा। उसने खुद को बेक सनांग बताया। लड़की का नाम पैंग नांग था। मेन कैरेक्टर ने अक्वेंटेंस पोस्टपोन करने का सुझाव दिया, क्योंकि पास जमीन पर पड़ा था डेमन ऑफ लस्ट। सुख जने मेंटली इंडिग्नेंट हुआ कि हर बार किसी और के मामले में इन्वॉल्व होना पड़ता है। गर्ल ने अंकल को बताया कि ये आदमी लस्ट का डेमन है। आदमी ने एग्जामिन किया और सोचा कि डेमन स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स होते हैं और एक्सपीरियंस्ड फाइटर को ईजिली डिफीट कर सकते हैं। लड़की ने एडमिरेशन में कहा कि सुख जने ने डेमन को एक ब्लो में हराया। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि अब जल्दी निकलना चाहिए। आदमी ने पूछा कि लड़का कौन था, लेकिन अगले ही पल सुख जने गायब था। जगह खाली थी। आदमी सोच रहा था कि ये स्ट्रेंजर कौन था जो इतना ईजिली ओपोनेंट को हरा सकता है। उससे डेमन की पावर का एहसास था, क्योंकि उसने पर्सनली पॉइजन एक्सपीरियंस किया। लड़की अपसेट थी कि लड़का बिना नाम बताए चला गया। आदमी प्रॉमिस्ड कि वो डेफिनेटली स्ट्रेंजर को ढूंढेगा, क्योंकि उसके लेवल के बहुत कम वॉरियर्स हैं। लड़की खुश हुई। सुखजेने जंगल में गहराई तक गया, लेकिन उसने अब भी एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि वह और लड़की मोटे तौर पर जानते हैं कि उसे कहाँ ढूंढना है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आदमी ने यह भी कहा कि पैंग परिवार के लिए ये ठीक नहीं कि वे रेस्क्यू का कर्ज चुकाए बिना रहें, इसीलिए उन्हें लड़के का प्रॉपर धन्यवाद करना चाहिए। लड़की ने वादा किया कि इसके लिए पूरी कोशिश करेगी। इस बीच सुखजेनहो जंगल में देर रात तक भटकता रहा। केवल चांद की रोशनी ने उसे खोने से बचाया। मेन कैरेक्टर कुछ ढूंढ रहा था। उसने खुद से कहा कि जो चीज़ चाहिए वह यहाँ कहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा ही था। सुखजेन ने अंधेरे जंगल में चलता रहा और हर झाड़ी के नीचे देखा, बिना सफलता की उम्मीद खोए। अचानक लड़का मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे अंततः वह मिल गया जिसके लिए वह इतना दूर आया था। सुखजेनहो ने कुछ अनयूजुअल प्लांट देखा जो चांदनी में चमक रहा था और खुद पर गर्व महसूस किया, क्योंकि उसकी मेमोरी ने उसे निराश नहीं किया। मेन कैरेक्टर प्लांट उठाने ही वाला था कि कुछ ध्यान खींचा। एक काला बिल्ली बड़ी पीली आंखों के साथ उसे देख रही थी और हिसिंग कर रही थी, जैसे अपनी स्केड्यूल की रक्षा कर रही हो। सुखजेनहो ने समझा कि जानवर स्टबन है, इसलिए पोलाइटली पूछा कि थोड़ी फोर्स यूज करने की अनुमति दे। बिल्ली ने समझा और चाय एनर्जी में ढक गई। मेन कैरेक्टर तुरंत समझ गया कि यह बिल्ली एक स्पिरिचुअल बीइंग है और बहुत यंग भी है। अचानक बिल्ली शांत हुई और किसी चीज पर ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल जानवर सुखजेने से दूर कूदा और फिर हिसिंग किया। लड़के ने समझा कि बिल्ली डर गई, क्योंकि वह उसकी इनर स्ट्रेंथ देख सकता था। मेन कैरेक्टर ने हाथ बढ़ाया और कहा कि डर मत। लड़का जानवर को फीड करना चाहता था, इसलिए दूसरी प्लांट ढूंढने लगा जो जिनसेंग थी। कुछ समय बाद सुखजेन और बिल्ली मील के लिए सूटेबल जगह खोजने में सफल हुए। लड़के ने 260 साल पुरानी जिनसेंग रूट्स ढूंढी। सुखजेन और काली बिल्ली ने बड़े एपेटाइट के साथ प्लांट खाया। अच्छी तरह च्यू करते हुए मेन कैरेक्टर ने सोचा कि टेस्ट देखकर उसने सही चॉइस की। लड़का पूरी ताकत से एनर्जी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि उसे तुरंत एब्जॉर्ब करना है और अपने शरीर में 100 साल की एनर्जी का रास्ता बनाना है। उसकी मदद से सुखजेने ने अपनी चाय एनर्जी को अर्थ के ग्रेट गॉड की एनर्जी के साथ कंबाइन करने की योजना बनाई। मेन कैरेक्टर ने शांत होकर बैठना शुरू किया और चाय एनर्जी उसके चारों ओर हवर कर रही थी। कुछ समय बाद लड़के ने मेडिटेशन पूरा किया और साय ऑफ रिलीफ ली, क्योंकि जो गोल था वह हासिल हो गया। अचानक काली बिल्ली सुखजेने के पीछे प्रकट हुई।
लड़का बहुत सरप्राइज्ड हुआ कि यह उसके लिए सारा समय वेट कर रही थी। उसने उठकर जानवर को प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद दिया और वादा किया कि अगर फिर मिले तो रिपे करेगा। लेकिन स्पिरिचुअल एनिमल मेन कैरेक्टर से अलग होना नहीं चाहता था, इसलिए उसके पैर के पास दब गया और फिर पर करना शुरू किया। सुखजीने सरप्राइज्ड हुआ और सोचा कि बिल्ली उसके साथ जाना चाहती है। जानवर ने अप्रूविंगली म्याऊ किया। लड़के ने आर्ग्यू नहीं किया और बिल्ली को अपने कंधे पर रखा और कहा कि उसने पहले ही नाम सोच लिया है, अब उसे ब्लैकी कहा जाएगा। सुबह का समय था। मेन कैरेक्टर अभी घर लौट पाया। काली बिल्ली चारों ओर देख रही थी और रूफ पर चढ़ गई। इसे देखकर सुख जी ने कहा कि अब यह टेरिटरी ब्लैकी की प्रोटेक्शन में है। जानवर ने अप्रूविंगली म्याऊ किया। लड़के ने अपनी नई दोस्त से अपनी नज़रें नहीं हटाई और कहा कि वह नहीं जानता कि कितने समय तक इस एस्टेट में रहेगा। लेकिन जब तक यहाँ था, बिल्ली ने अचानक किसी एक्साइटेड आवाज़ में मेन कैरेक्टर को एड्रेस किया और ध्यान खींचा। यह माऊ था जो यून और नैनी के साथ लड़के के पास आया। सर्वेंट्स वरीड थे क्योंकि सुखजे ने बिना वार्निंग के चला गया और नोट भी नहीं छोड़ा। नैनी खुशी से मेन कैरेक्टर को हक किया और पूछा कि सब ठीक है। यून ने पूछा कि मिशन कैसा रहा। सुखजेने ने कहा कि सब अच्छा हुआ क्योंकि वह सब कुछ कर सका जो उसने प्लान किया था। नैनी ने ध्यान दिलाया कि काली बिल्ली क्लिंग कर रही है और बहुत सरप्राइज्ड होकर पूछा कि यह कहाँ से आया। सुखजेने ने कहा कि उसका नाम चर्निश है और अब से वो उनके साथ सबऑर्डिनेट के रूप में रहेगा। नैनी ने कैट को स्ट्रोक किया और नहीं समझा कि ये छोटा सा फर का गोला सबऑर्डिनेट कैसे हो सकता है। लेकिन सुखजेने ने कहा कि जानवर अब बहुत डेंजरस और काफ़ी स्ट्रांग है। मेन कैरेक्टर ने बताया कि बिल्ली ने पर्याप्त जिनसेंग खाया है, इसलिए अब उसके शरीर में ग्रेट पावर है। लेकिन लड़की अब भी नहीं मान रही थी कि क्यूट एनिमल डेंजरस हो सकता है। मारोंग ने ब्लैक कैट से एनवी किया क्योंकि जानवर पहले से सबऑर्डिनेट है और लड़का अभी प्रोबेशन पर है। सुखजेने ने लड़के के पजलमेंट को देखा और पूछा क्या हुआ। मारोंग ने कहा कि वो एक्साइटेड हो गया जब उसने मास्टर को देखा। इसके बाद मेन कैरेक्टर ने पूछा कि ट्रेनिंग कैसी रही। मारोंग ने कहा कि वो यून के साथ मेहनत कर रहा था। सुखजेने ने कहा कि वो बाद में चेक करेगा, लेकिन अभी लड़का रेस्ट करना चाहता है, इसलिए सबऑर्डिनेट्स को आदेश दिया कि डिस्टर्ब न करे और अपनी बिजनेस में रहे। मेन कैरेक्टर अपनी चेम्बर्स में गया और कॉमरेड्स ब्लैक कैट को बेटर जानने की कोशिश कर रहे थे। सूरज पहले ही ऊंचा था। ब्लैकी अभी भी रूफ पर बैठा और कैट की यूजुअल एक्टिविटीज कर रहा था। जनरल साइलेंस और काम केवल मारोंग के लाउड स्क्रीन से इंटरप्ट हुआ। लड़का मार्शल आर्ट्स में एडवांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्लैक कैट इम्प्रेस नहीं हुई और बोर्डम से यॉन किया। मारोंग ने इसे पर्सनल इंसल्ट माना क्योंकि बिल्ली ने क्लियरली उसे सुपीरियर समझा। लड़के ने एनिमल्स की काउंटिंग करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी स्पष्ट हुआ कि वो उसे इग्नोर कर रही है। सुख, जीने और यून हंसे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि लड़का ब्लैक कैट से क्वारल कर रहा है। मारोंग को लगा कि चर्निश ऑर्डिनरी कैट नहीं है। मेन कैरेक्टर ने कंफर्म किया और कहा कि अगर उसे रूखे तरीके से ट्रीट किया गया तो वो अपसेट हो सकता है। सुखजेने ने जोड़ा कि बिल्ली ऑफेंडर को भी हिट कर सकती है, लेकिन मारोंग ने कंप्लेन किया कि इंसल्ट केवल उसे हुआ। अगले ही पल चर्निश ने मारोंग के फेस पर हमला किया जैसे उसे पनिशमेंट दे रही हो, रूखे और लाइज के लिए। यून शॉक्ड था और सुखजेने ने उसे याद दिलाया कि कैट को एंगर करना बेटर नहीं। अचानक जानवर सर्कल में वॉक करने लगा और मियाओ किया। मेन कैरेक्टर ने अज्यूम किया कि वो कुछ दिखाना चाहता है। कुछ ही पल में ब्लैकी ने ग्राउंड से पुश ऑफ किया और हाई जंप किया। हवा में बिजार डांस परफॉर्म किया जिसमें एक्रोबैटिक एलिमेंट्स थे। परफॉर्मेंस ज़्यादा लंबा नहीं चला। कैट ग्राउंड पर आकर अपने काम में लगी। मारोंग शॉक्ड और समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। सरप्राइज और फियर से लड़का अपना बैलेंस खोने लगा और गिर पड़ा क्योंकि वो खड़ा नहीं रह सका। वो विश्वास नहीं कर सका कि बिल्ली ऐसा कर सकती है। सुखजेने ने बताया कि चर्निश सिर्फ कैट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल बीइंग है और ये उसके लिए कुछ नहीं। मेन कैरेक्टर ने अपने सरप्राइज्ड कॉमरेड्स को आदेश दिया कि इसे किसी से डिस्कस न करे। एनिमल की चर्चा अचानक सुखजेने के नोटिस्ड गेस्ट के अचानक विजिट से इंटरप्ट हुई। गेस्ट कॉन्फिडेंट स्टेप्स में एस्टेट के ओनर के पास आया और अचानक पास में रुका। एक लंबा आदमी काले कपड़े में सुखजेने को सम्मानपूर्वक बाव किया।
सिंसियर स्माइल के साथ अनाउंस किया कि सॉक क्लैन का हेड मेन कैरेक्टर से मिलना चाहता है। कुछ समय बाद सुक जिन हो अपने क्लैन के हेड से मिलने गया। इस बार लड़का अपने ग्रैंडफादर से मिला। उन्होंने ग्रीट किया और फिर सुक जने ने पूछा कि रिलेटिव ठीक है, लेकिन ओल्ड मैन रूखे अंदाज में बोले कि वो अच्छा महसूस नहीं कर सकता जब उसका ग्रैंडसन कहीं बिना वार्निंग के भाग गया। लड़के ने जवाब दिया कि उसने हर कदम रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं देखी। एल्डरली मैन अनहैप्पी था कि मेन कैरेक्टर ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट किया, लेकिन सुक जने ने कहा कि ऐसा नहीं है और वो बस सच बता रहा था। ओल्ड मैन ने याद किया कि ज़्यादातर लोग कॉन्वर्सेशंस में डरते थे या जानबूझकर सुक जीन से झूठ बोलते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और बस साइलेंट रहे। सुक जने के ग्रैंडफादर ने फिर भी कहा कि अब इसे भूल जाएं, और जो हुआ वो अच्छा ही हुआ क्योंकि लड़का सच में ग्लोइंग लग रहा था। मेन कैरेक्टर ने इसे कंफर्म किया और कहा कि क्लैन का हेड बहुत अटेंटिव है। इसके बाद ओल्ड मैन ने पूछा कि क्या लड़के ने मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई के लिए एस्टेट छोड़ने का मन बदल लिया है। सुक जन्ने ने कंफर्म किया और कहा कि उसके लिए यहाँ कुछ भी करने लायक नहीं है। एल्डरली मैन ने कोशिश की कि लड़के को कन्विंस करे क्योंकि ये उसका घर है। सुक जन्ने जानता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा यहाँ रहना होगा। हेड ऑफ क्लैन ने उसके पोते से सहमति जताई, लेकिन कहा कि आमतौर पर घर छोड़ते हैं बेटियां और सन्स नहीं। फिर उसके चेहरे पर ग्लूमी एक्सप्रेशन आया। मेन कैरेक्टर भी उतना ही ग्लूमी हुआ और कहा कि वो पहले जैसा नहीं रहा। फिर लड़के ने ऊपर देखा और मिस्टीरियसली कहा कि पहले वाला घर छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। सुक जन्ने ने एज्यूम किया कि हेड ऑफ क्लैन का कोई और कारण होगा कि वो नहीं चाहता कि लड़का जाए, लेकिन ओल्ड मैन ने डिनाई किया और कहा कि वो सिर्फ अपने पोते की चिंता करता है। मेन कैरेक्टर ने कंसर्न के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका परिवार पूरे एस्टेट की लाइफ पर इन्फ्लुएंस कर सके। ओल्ड मैन ने हाथ छाती पर क्रॉस किया और कहा कि अब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सुक जने ने विकेडली स्माइल किया और कहा कि हेड ऑफ क्लैन को पहले ही बहुत कुछ पता होगा। ये बात ओल्ड मैन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो विश्वास नहीं कर सकता कि ये बच्चा पहले ही एस्केप का प्लान बना चुका था। हेड ऑफ क्लैन ने पहले हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सोचा कि लड़का केपेबल है ब्रिलियंट प्लान बनाने में। एल्डरली मैन ने पोते से सवाल पूछा, लेकिन कहा कि सच में जवाब दे। उसने पूछा कि लड़का जाने के बाद क्या करने वाला है और क्या ड्रैगन्स टेल उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ड्रैगन के बारे में सुनते ही मेन कैरेक्टर मुस्कराया और एक्टेड किया जैसे वो नहीं समझा कि ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं, लेकिन ओल्ड मैन तुरंत समझ गया कि ड्रैगन्स टेल उसके लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसने पूछा कि सुकजन ने ड्रैगन खुद बढ़ाने के बारे में क्या सोचता है। मेन कैरेक्टर कामली रिप्लाई किया कि ये उसका कंसर्न नहीं है और ब्रदर्स को इससे डील करना चाहिए, लेकिन हेड ऑफ क्लैन ने याद दिलाया कि बुद्धा की लेगेसी लड़के के खून में बहती है। सुकजन ने क्लैरिफाई किया कि ये सिर्फ आधी है, इसलिए वो फैमिली अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अंत में ओल्ड मैन ने समझा कि लड़के को कन्विंस नहीं किया जा सकता और एज्यूम किया कि वो फिर कभी यहाँ नहीं आएगा। सुकजन ने कंफर्म किया। हेड ऑफ क्लैन ने पोते से कहा कि कम से कम बर्थडे तक रुके और ग्रैंडफादर से ज़्यादा बात करे। सुकजन ने सरप्राइज था लेकिन कुछ नहीं कह सका, लेकिन एल्डरली मैन ने स्टर्न लुक से कहा कि कम से कम ये रिक्वेस्ट पूरी करो। रिलक्टेंटली मेन कैरेक्टर ने अग्री किया। यह सुनकर ओल्ड मैन प्लीज्ड हुए और कहा कि अब सुकजन ने अपने काम पर जा सकता है। रिलेटिव्स जल्दी से गुड बाय कहे। मेन कैरेक्टर जल्दी से रूम छोड़कर डोर बंद किया। लड़के के जाने के बाद हेड ऑफ क्लैन ने कहा कि अभी भी कुछ अनयूजुअल है और सबऑर्डिनेट से पूछा उसका क्या ओपिनियन है। आदमी ने रिप्लाई किया कि मेन कैरेक्टर बहुत बदल गया और इसे करने में केवल कुछ दिन लगे। सर्वेंट को विश्वास नहीं आया कि इतनी शॉर्ट पीरियड में पॉसिबल है। हेड ऑफ क्लैन ने सोचा और पोते के डिसीजन पर रिग्रेट जताया जो उसकी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं मिला। ओल्ड मैन ने कहा कि अगर लड़का रहा होता तो निश्चित रूप से हमारे क्लैन का ड्रैगन बन गया होता। जल्द ही सुकजन ने अपने साथ ब्लैक कैट लेकर घर लौटा। ग्रैंडफादर के साथ कॉन्वर्सेशन के कारण लड़का मूड में नहीं था। उसके लॉयल सबऑर्डिनेट्स तुरंत आए और पूछा सब कुछ कैसा रहा। यून ने नोटिस किया कि जेंटलमैन की कॉन्वर्सेशन यूजुअल से लंबी थी, लेकिन मेन कैरेक्टर ने कहा कि ऐसा नहीं है।
डिले इसलिए हुआ क्योंकि रास्ते में उसने मिसेस सुखमी रियोंग को देखा। यून ने लेडी के बारे में सुनकर सोचा कि कुछ हुआ होगा, लेकिन सुखजन ने एश्योर्ड किया कि कुछ सीरियस नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर ने कहा कि लड़की ने अपनी मोनोलॉग शुरू भी नहीं की थी जब ब्लैकी आया और सारी अटेंशन उसी पर चली गई। कहा जा सकता है कि कैट ने लड़के की काफ़ी मदद की। सुखजन ने बहुत टायर्ड और हंग्री था, इसलिए उसने यून से कहा कि नैनी को लंच तैयार करने को कहे। सर्वेंट तुरंत ओबे किया। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि अब वो क्वाइटली समय बिताना चाहता है, लेकिन कुछ कह रहा था कि ऐसा संभव नहीं होगा। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि दो फेमिलियर फिगर्स एस्टेट के एंट्रेंस पर दिखाई दिए। एक टॉल मैन और एक लड़की एंट्रेंस पर खड़े रहे और कॉल करने का निर्णय नहीं ले पाए। ये बेक सनांग और पैंग नैंग थे, जिन्हें हम जानते थे। लड़की बहुत खुश थी कि वे फाइनली सॉक एस्टेट ढूंढ पाए। थोड़ी पहले ये अनइनवाइटेड गेस्ट क्लैन के मेन पैलेस आए क्योंकि उन्हें लगा कि सुखजिने वहाँ है। पैंग नांग वॉरिड थी और नहीं जानती थी कि बिना इनविटेशन आए तो ठीक होगा या नहीं, लेकिन बेक सनान ने रीअश्योर किया कि वे सिर्फ ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना चाहते थे। आदमी गार्ड के पास गया और ख़ुद को इंट्रोड्यूस किया कि वे यंग मिस्टर सुखजिने से मिलना चाहते हैं और विजिट की सूचना देना चाहते हैं। अचानक एक लड़का आदमी के पास आया और ग्रीट किया मिस्टर पेक को और पूछा किस बिजनेस में आए। बेक सनान गॉन ने कहा कि वह सुखजिन्हो से मिलना चाहता। यह नाम सुनकर लड़के का फेस कंटेम्प्ट से ट्विस्टेड हुआ। आदमी ने कहा कि ये बेनिफैक्टर उसकी मिस्ट्रेस को बचाया और वे पर्सनली मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं और इसलिए कहा कि उसे उनके पास ले जाओ। लड़के ने अग्री किया और कहा कि गेस्ट फॉलो करे, लेकिन वह विश्वास नहीं कर सका कि सुखजिने ने लेडी को बचाया। लड़के ने गेस्ट को मेन कैरेक्टर के घर ले जाया, लेकिन उसके स्टेप्स हैवी थे और लेग्स किसी कारण से शेकिंग कर रही थी। जैसे ही अनइनवाइटेड गेस्ट अप्रोच हो रहे थे, सुखजिने को कुछ बैड फीलिंग हुई। ब्लैक कैट ने अपने ओनर से अग्रीमेंट में म्याऊ किया। बेक सनांग और पैंगनाम पहले ही बहुत क्लोज थे और अपने सेवियर को देखकर स्माइल किए। जो आदमी उनके साथ था ग्लोमी था। वह समझ नहीं पा रहा था कि गेस्ट सुखजेन से कैसे मिले। बेक सनांग और पैंगनांग ने एस्टेट के ओनर को सम्मानपूर्वक बाउ किया और कहा कि वे पर्सनली रीसेंट इंसिडेंट के लिए मेन कैरेक्टर को धन्यवाद देने आए हैं। सुखजेने ने हॉस्पिटैलिटी दिखाने का निर्णय लिया और अज्यूम किया कि गेस्ट टायर्ड होंगे जर्नी के बाद, इसलिए उन्हें हाउस के अंदर बुलाया, जो मॉडेस्ट लेकिन कोजी था। बेक सनांग ने उस आदमी से कहा कि वे बाकी हैंडल करेंगे। आदमी ने पूछा कि क्या सच में उन्हें साथ नहीं आना चाहिए। आदमी ने रिप्लाई किया कि वे सिर्फ सुखनीन से अलोन बात करना चाहते हैं। लड़के ने अग्री किया और कहा कि बाद में कोई एस्कॉर्ट भेजा जाएगा गेस्ट रूम तक। जब गेस्ट और ओनर घर से बाहर गए, लड़के ने सबॉर्डिनेट से कहा कि उन्हें देखो और पता लगाओ कि ये बैस्टर्ड पोंग फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखता है। सर्वेंट को डाउट था कि वह सक्सीड करेगा क्योंकि बेक सनांग मार्शल आर्ट्स मास्टर था, लेकिन लड़के ने उसे ओबे करने के लिए फोर्स किया। इसके बाद उसने सोचा कि पोंग फैमिली में हर कोई स्टाइलिश ची एनर्जी के साथ जन्मा है और अगर वह उनके साथ फ्रेंड्स बना लेता है तो उसका प्लेस इन द सन गारंटीड होगा। इसके बाद उसने पैंगनांग पर नज़र डाली और सोचा कि वह उसके लिए वंडरफुल वाइफ बन सकती है। जल्द ही सब कुछ रेडी था। टेबल पर 3 कप्स ऑफ टी थे गेस्ट और ओनर के लिए। जब सभी टेबल पर बैठे, बिक्सा ने कहा कि वे मीटिंग प्राइवेट रखना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने सुख फैमिली में करंट सिचुएशन एग्रवेट कर दिया। आदमी ने लड़के को ध्यान से देखा और सोचा कि वह कभी भी उसे अमेज करना बंद नहीं करता। आखिरकार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल उसके सामने बैठी थी और उसने आंख भी नहीं झपकी, जबकि उसका भाई जो उनके साथ था तुरंत नोटिस कर गया। अचानक पोंग नांग ने एक पैकेज निकाला और एम्बैरेस्ड होकर टेबल पर रखा। सुखजेने ने पूछा कि ये क्या है। लड़की ने पैकेज खोलना शुरू किया और कहा कि ये छोटा सा गिफ्ट है क्योंकि वह लड़के को इस तरह बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। पैकेज में एक गोल्डन टैबलेट था। लड़की ने बताया कि ये उनके परिवार का टैबलेट है और वे अक्सर इसका उपयोग करते हैं। ये कई प्रिविलेजेस देता है और बहुत महंगा है। गोल्डन प्लेट देखकर सुखजेने बहुत सरप्राइज्ड हुआ और विश्वास नहीं कर सका कि उसके गेस्ट इसे छोटा सा गिफ्ट कह रहे थे। पोंग नांग ने रिप्लाई किया कि लेडी ऐसा नहीं सोचती और जोर दिया कि लड़की उसे छोड़ना नहीं चाहती जब तक वह गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वह स्टबर्न है ऐसे मामलों में। मेन कैरेक्टर ने कहा कि वह ग्लैडली इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा।
पैंग नांग खुशी से बीम किया और सुखजेने को धन्यवाद कहा। अगले ही पल मेन कैरेक्टर ने इंसिडियसली स्माइल किया और सोचा कि इसके साथ कम से कम वह पैसा तो लेगा जो उसे एम्पायर से एस्केप करने में ज़रूरी होगा। जब सभी थैंक्स एक्सप्रेस किए और गिफ्ट्स दिए गए, बेक सनांग और पैंग नांग ने तय किया कि अब सुखजेने को अपने प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसलिए जाने के लिए रेडी हुए। लेकिन अचानक लड़की ने पूछा कि लड़के ने अच्छा रेस्ट किया या नहीं। सुखजेन समझ नहीं पाया कि वह ये क्यों पूछ रही है, लेकिन अफर्मेटिव आंसर दिया। इसके बाद पोंग नांग शर्मिंदगी से लाल हो गई और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं मिल पाए। सुखजेन ने यह नोटिस किया, लेकिन समझ नहीं पाया कि लड़की वास्तव में उससे क्या चाहती थी। अंत में पैंग नांग ने टिमिडली पूछा कि क्या मेन कैरेक्टर उससे फाइट करना चाहता है। ये सवाल सुनकर सुखजेन डिस्करेज्ड हुआ और उसने सोचने लगा कि क्या उसने सच में सब कुछ ठीक से सुना था। फिर भी लड़का संभल गया और लड़की की बात मानते हुए बोला कि वह जैसे ही रेडी हो फाइट शुरू कर सकते हैं। पोंग नांग ने अपना वेपन पकड़ लिया और सुखजेन ने तलवार निकालते हुए कहा कि वह उसे कुछ मिनट का हेड स्टार्ट देगा। लड़की ने अपनी हेलबर्ट कसकर पकड़ी और पूरी ताकत लगाने का वादा किया। उसने ब्लेड को स्मूथली ऊपर उठाया और हवा को तेजी से काटा, जिससे हल्की हवा उठी। देखने में बेकार लगा, लेकिन वह पूरी तरह फोकस थी। अगले ही पल कई खतरनाक ची एनर्जी की धाराएं सुखजेन की ओर बढ़ी। मेन कैरेक्टर उसकी स्किल से हैरान हुआ, लेकिन आसानी से सभी अटैक्स डॉज कर गया। पोंग नांग शॉक्ड थी कि वह एक बार भी वार नहीं कर पाई। उसने टैक्टिक्स बदली और जमीन से उछलकर क्लोज कॉम्बैट में आ गई। पूरी ताकत से वार किया, लेकिन सुखजेन समय पर नीचे बैठ गया। फिर उसने कहा कि अब उसकी बारी है। उसकी आवाज़ सीरियस थी क्योंकि वह पीछे हटने वाला नहीं था। सुखजेन लाइटनिंग स्पीड से पास आया और अटैक किया, लेकिन लड़की ने ब्लॉक कर लिया। फिर भी वह उसके वार से प्रभावित थी क्योंकि उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी। फिर भी वार बेहद मजबूत था। उसे समझ आ गया कि वह लंबे समय से मार्शल आर्ट्स सीख रहा है और उसकी तेज नज़रें उसके हर कदम को पढ़ रही थीं। लगातार दबाव में आकर लड़की लड़खड़ा गई और बैलेंस खोने लगी। ये मेन कैरेक्टर के लिए परफेक्ट मौका था और उसने तुरंत फ़ायदा उठाया। लेकिन पोंग नांग ने हार मानने से इनकार किया और फिर से अटैक किया। उसे लगा दूरी से उसे एडवांटेज है, मगर पलक झपकते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं, क्योंकि सुखजेन ने अपनी पोजीशन समझते हुए तलवार का सहारा लेकर दूरी कम की और एक तेज किक से उसे डिसार्म कर दिया। हेलबर्ट उसके हाथ से उड़ गई। फिर भी सुखजेन रुका नहीं और हथियार उठाकर अपनी मास्टरी दिखाते हुए ब्लेड उसकी गर्दन से कुछ सेंटीमीटर दूर रोक दी। लड़की ने हाथ उठाकर हार मान ली। कुछ देर सन्नाटा रहा। पोंग नांग उसकी ओर फैसिनेशन से देखती रही और समझ नहीं पाई कि वह कैसे जीत गया। सुखजेन ने वेपन नीचे किया और विनम्रता से कहा कि वह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और मिस्ट्रेस की सलाह चाहता है। लड़की ने एडमिरेशन से कहा कि वह चाहती थी कि वह जीते। वेपन लौटाते हुए उसने कहा कि उसकी टेक्निक अच्छी है और अटैक्स तेज है, लेकिन वह खुद को रिपीट करती है। लड़की को याद आया कि उसने तलवार पर ध्यान दिया और किक खा गई। उसने उसे स्मार्ट कहा और अगले दिन फिर फाइट का प्रस्ताव रखा। सुखजेन ने सोचा और प्रैक्टिस के लिए अग्री कर लिया। लड़की खुशी से चमक उठी। बाद में बिग सैंग गॉन को समझ आया कि सुखजेन सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और अब 6 ड्रैगन्स के बराबर खड़ा है। लड़की ने अंकल की बात मानी, लेकिन शर्माकर मुड़ गई और बोली कि वह समझ नहीं रही। फिर उत्साह से पूछा कि क्या वह सुखजेन की लिमिट्स नहीं देखना चाहते। उधर सैक मायंजल, जो सॉक क्लैन का अगला हेड था, स्क्रोल्स के बीच बैठा सोच रहा था और पूछ रहा था कि क्या गिन्हो सच में इतना बदल गया। सर्वेंट ने कहा कि जो लड़का मुश्किल से बोलता था वही अब एल्डर्स को मनाकर पोंग नांग को हरा चुका है। सुक मायंजल ने कहा कि ग्रे माउस असल में ड्रैगन निकला। साथ ही लेडी मी रियोंग और क्राउन प्रिंस जीन रियोंग की अफवाहों पर वह नाराज हुआ और बोला कि क्लैन के रिश्ते बिगड़े तो अंजाम बुरा होगा। वह पोंग क्लैन की जेड लीफ चाहता था क्योंकि वे पावरफुल मुरिम प्रैक्टिस करते हैं। सर्वेंट ने सावधानी बरतने की सलाह दी। तभी डॉक वॉल्ट नाम के अंकल आए और चर्निश को प्यार से सहलाया। मेन कैरेक्टर हैरान था कि बिल्ली शांत रही। दोनों ने सम्मान से ग्रीट किया और बैठकर बात की। डॉक वॉल्ट ने सुना था
कि वह बदल गया है। सुखजैन ने दृढ़ता से कहा कि वह अब बच्चा नहीं रहा और बेहतर बनेगा। अंकल ने याद दिलाया कि वह सिर्फ 17 साल का है, लेकिन उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह अब एडल्ट है और पूछा कि क्या उन्हें सकहेड के कठोर तरीकों के बारे में पता है। आदमी ने गंभीरता से कहा कि वह सब जानता है। अचानक मेन कैरेक्टर ने अपने अंकल को धन्यवाद दिया। साकडोको वोल्टसुक क्लैन के उन हेड्स में से एक थे जो प्यागुक पर राज करते थे। वह भी क्लैन हेड के इलेजिटिमेट सन थे, ठीक सुखजीनो की तरह। इसलिए वही अकेले थे जो उसे पूरी तरह समझते थे और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। उन्होंने कभी उसे इग्नोर नहीं किया और हमेशा काइंडनेस दिखाई। क्लैन हेड से मिलने के बाद भी वह अक्सर सुखजैन के पास आकर उसके साथ समय बिताते थे। मेन कैरेक्टर ने सोचा कि क्योंकि उसने अपने पिछले शरीर के मालिक से वादा किया है, इसलिए उसे डॉक वॉल्ट का सम्मान करना चाहिए। उसने अंकल से पूछा कि उन्हें क्या परेशान कर रहा है। आदमी हैरान था कि जिसे उसने क्रेडल से देखा वह उसे इतनी आसानी से पड़ गया। सुखजैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अंकल इमोशंस पाना जानते ही नहीं। उसने साफ शब्दों में सच बताने को कहा। डॉक वॉल्ट ने अनिच्छा से कहा कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। प्यागुक खतरे में है और उन्हें बेक सनांग की शक्ति चाहिए। दुश्मन लंबे समय से इन जमीनों पर नजर गड़ाए बैठे हैं और भयानक साजिश रच रहे हैं। अभी सबूत नहीं, बस शक है। सुखजीन ने शक जताया कि बीक्सैन जैसा महान वॉरियर आसानी से मदद को राजी नहीं होगा और अंकल को प्लान पर फिर सोचने की सलाह दी। डॉक वॉल्ट ने बताया कि कल मिलने का समय तय था, पर वह व्यस्त था। साथ ही अफवाह है कि सुखजीन का मिसेस पैंग से खास रिश्ता है और वह उससे मिलने भी आई थी। मेन कैरेक्टर ने कहा, यह सिर्फ रूमर्स है, वह बैरली एक दूसरे को जानते हैं। फिर भी वह बात करने की कोशिश करेगा, पर कोई वादा नहीं। उत्साहित डॉक वॉल्ट ने उसका हाथ पकड़ लिया और पैंग नाउंग से मीटिंग अरेंज करने को कहा। सुखजैन ने तुरंत कहा कि देर क्यों, अभी बुला लेते हैं। अंकल चौंक गए। अगले ही पल सुखजैन ने ऊंची आवाज में कहा कि गेस्ट्स अंदर आ सकते हैं। दरवाज़ा खुला और बेक सनांग व पैंग नांग अंदर आए। लड़की खुश थी, पर उसका अंकल गंभीर था। साकडोको वॉल्ट ने बाव कर परिचय दिया। बेक सनांग ने पहचान कर पूछा, क्या वह सुकोंग प्यागुक के हेड है? सब बैठे तो बेक सनांग ने समझा कि बात कल की घटना से जुड़ी है। सुखजैन ने साफ कहा कि उसे उनसे एक रिक्वेस्ट है। उसने पोंग क्लैन की गोल्डन टैबलेट मेज पर रखकर लौटा दी और कहा उसने मिस पैंग की मदद स्वार्थ से नहीं की। आदमी चौंक गया, क्योंकि इतनी कीमती चीज कोई ठुकराता नहीं। फिर सुखजैन ने प्रस्ताव रखा कि साथ मिलकर वे एक साथ 2 फायदे पाएंगे, जिज्ञासा भी मिटेगी और अनुभव भी मिलेगा। उसने बताया कि बेक सनांग मशहूर बैंडिट जेंजू में रुचि रखते हैं। अगर शक है तो अभी उसकी ताकत परख ले। ये सुन कोर्टयार्ड में दोनों आमने सामने खड़े हुए। डॉक वॉल्ट और पैंग नांग किनारे से देख रहे थे। लड़की को यकीन था कि सुखजीनहो दिखने से ज्यादा मजबूत है। सुखजैन ने तलवार निकाली और फाइट शुरू हुई। तेज वारों को बेक सनांग अपने अनुभव से डॉज कर गया, पर उसने माना कि लड़के की स्पीड और ऑरा गंभीर है। उसने डिवाइन आयरन फिस्ट की ची एनर्जी जुटाई और प्रचंड वार किया। जमीन के पत्थर चूर हो गए, पर सुखजैन अडिग खड़ा रहा। ये देखकर बेक सनांग बिजली सा चौंक गया। कई एनर्जी स्ट्रीम्स भेजी, पर मेन कैरेक्टर ने हाथ आगे कर फ्लेम जैसी शक्ति केंद्रित की और दोनों धाराएं टकराईं। ये ताकत की परीक्षा थी। सुखजैन ने समझ गया कि स्तर अलग है, इसलिए हर चाल सोचकर काउंटर करना होगा। बेक सनांग ने आयरन फिस्ट पूरी तरह न सही, पर गंभीरता से चलाने की चेतावनी दी। मेन कैरेक्टर शांत भाव से तैयार हुआ। भीषण वारों के बीच वह खुद को बचाता रहा और मन ही मन समझ गया कि इस लड़ाई में जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण उसका लक्ष्य कुछ और है। लड़का सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि सुखजैन क्या कर सकता है। वो जमीन से उछलकर दुश्मन के करीब पहुंच गया। बेक सनांग ने सोचा कि मुख्य पात्र उस पर हमला करेगा, लेकिन दूरी कम होते ही अचानक एक जोरदार वार हुआ। तेज आवाज गूंजी और हवा कांप उठी। बेक सनांग गॉन को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई। जब वो हमले के बारे में सोच रहा था, तभी सुखजैन ने अप्रत्याशित कदम उठा लिया। इसका उसे नुकसान उठाना पड़ा। उसने तुरंत जवाबी हमला किया, लेकिन सुखजैन समय रहते पीछे हट गया। जोरदार वार जमीन पर पड़ा और पत्थर चकनाचूर हो गए। अब बेक सनांग को लगने लगा कि सुखजैन उसकी हर चाल पहले से जानता है। वो उसकी ताकत से भी हैरान था। लड़ाई जारी रही। दोनों ने फिर पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार किए।
ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बराबरी पर लड़ रहे हों। उनके वार से किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन तेज हवाएं उठने लगी। दोनों फिर अलग हुए ताकि सांस ले सकें और अगली चाल सोच सके। बैक्सनान सोच में पड़ गया कि क्या वो मुख्य पात्र की ताकत की सीमा देख पाएगा। उसने सुखजैन को ध्यान से देखा और जोखिम उठाने का फैसला किया। सुखजैन ने कहा कि वो उसे बिल्कुल भी रियायत ना दे और पूरी ताकत से हमला करे। बैक्सनान ने ये बात मान ली और अपनी शक्ति जुटाने लगा। उसने सोचा कि अब तक वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब सुखजैन बच नहीं पाएगा। अगले ही पल उसके शरीर से बहुत अधिक ची ऊर्जा निकलने लगी। उसने हेवन एंड अर्थ डिवाइन फिस्ट टेक्निक का उपयोग किया और तेज ऊर्जा की धारा सुखजैन की ओर भेजी। पोंग कबीले की शक्ति सच में प्रभावशाली थी। हवेली के ऊपर चमकदार रोशनी का बड़ा गुंबद बना और जोरदार धमाका हुआ। मारोंग ने आंखें बंद कर ली और तेज हवा से बचने के लिए हाथ आगे कर लिया। वो नाराज था और बोला कि इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। पोंग नांग ने उसे शांत किया और कहा कि सब नियंत्रण में है। मारोंग ने यून से कहा कि उसे डर है कहीं सुखजैन को कुछ हो ना गया हो, लेकिन यून को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। तभी बैक्सनान गॉन की जोरदार हंसी गूंजी। वो खुश था कि उसने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। सुखजैन बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, उसे खरोंच तक नहीं आई थी। उसने सुझाव दिया कि अब लड़ाई यही खत्म कर दे, क्योंकि जो देखना था वो देख लिया गया है। पोंग ना खुश थी। सकमे को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भतीजा इतने अनुभवी योद्धा के सामने टिक गया। मारोंग खुशी से लगभग रो पड़ा और कसम खाई कि उसे अपने गुरु पर कभी शक नहीं था। यून हंस पड़ा क्योंकि उसे याद था कि कुछ देर पहले वही अलग बात कह रहा था। बैक्सनान गॉन ने कहा कि ऐसी प्रतिभा को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे निखारना चाहिए। सुखजैन ने भरोसा दिलाया कि वो अपनी ताकत छिपाने का इरादा नहीं रखता। फिर उसने सुखमियांग की ओर देखा और कहा कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की मदद करना चाहता है। ये सुनकर सकमे भावुक हो गया। बैक्सनान ने सुखजैन की क्षमता देख ली थी और उसने मदद करने के लिए सहमति दे दी। पोंग नांग बहुत खुश हुई। बैक्सनान ने सोचा कि वो अपने कबीले को इस बारे में रिपोर्ट लिखेगा। वो खुश था और सोच रहा था कि जब सबको पता चलेगा कि उसने सुख कबीले के सोए हुए अजगर से मुलाकात की है तो सब चौंक जाएंगे। घने जंगलों के बीच माउंट हाइगो खड़ा था, जहां सुख कबीले की एक छोटी इमारत थी। हमारे सभी लोग जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। ये पूरा इलाका साकपोंग पियाग के अधीन था। समूह के पीछे सुख कबीले का एक प्रमुख चुपचाप चल रहा था और सोच रहा था कि क्या उसने सही फैसला लिया है। कुछ समय पहले ही सब मुख्य महल में इकट्ठा हुए थे ताकि सहयोग पर चर्चा कर सके। उस व्यक्ति को लगा कि ये सब शायद एक चाल भी हो सकती है। सुखजैन ने कहा कि ये बात पूरी तरह सही नहीं है और भागने की घटनाओं को रोकने के लिए पहरेदारों की संख्या बढ़ानी होगी। लेकिन कबीले के मुखिया ने जवाब दिया कि अभी सबसे ज़रूरी काम भागे हुए लोगों को वापस पकड़ना है और इसी कारण शक्ति का बंटवारा करना पड़ेगा। सुखजैन को शक था कि गद्दार अकेला नहीं भागा, क्योंकि उसने उसके कपड़ों पर बैकमबाया का चिन्ह देखा था। उसे लगा कि ये सब सोची समझी साजिश है ताकि साकपोंग पियाग के लोगों में डर और अफरा तफरी फैलाई जा सके। मुखिया को उसकी बात में तर्क लगा, फिर भी वो सत्ता के बंटवारे को लेकर चिंतित था। तभी बैक्सनान ने भरोसा दिलाया कि जब तक वो साथ है कोई अनहोनी नहीं होगी। ये सुनकर मुखिया ने अनिच्छा से सहमति दे दी। कुछ देर बाद सब लोग एक किले जैसी मजबूत जगह के पास पहुंचे। उसे देखकर मुखिया को शक हुआ और वो घबराने लगा। तभी अचानक सुखजैन आगे बढ़ा और बिना किसी चेतावनी के एक जोरदार वार से किले का कमजोर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा गिरते ही अंदर से चेहरे पर निशान वाला एक हथियारबंद आदमी निकला और रूखे स्वर में पूछने लगा कि वे लोग कौन है। सुखजैन ने बिना समय गंवाए उसे गले से पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। वो आदमी घबराकर दया की भीख मांगने लगा। सुखजैन ने उसे एक तरफ फेंक दिया और किले के अंदर बढ़ गया। अंदर कई डाकू इकट्ठा हो गए। उनके हथियार साधारण थे, फिर भी वे चिल्लाकर उसे रोकने लगे और धमकी देने लगे। सुखजैन ने स्थिति को देखते हुए अपनी तलवार निकाल ली। अगले ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा और तेज वारों से कई डाकुओं को गिरा दिया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कोई ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया। ये देखकर बाकी डाकू डर गए और पीछे हटने लगे।
सुखजने ने उन्हें ललकारते हुए पूछा कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं और आदेश दिया कि अपने नेता को बुलाए। तभी डाकुओं का सरदार सामने आया। वो लंबा और कठोर चेहरे वाला आदमी था जिसके हाथ में तलवार थी। उसने गुस्से में अपने ही एक आदमी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बाकी डाकुओं को कायर कहा। फिर उसकी नज़र पोंग नोंग पर पड़ी। उसने बेहुदा मुस्कान के साथ कहा कि अगर वे माफ़ी चाहते हैं तो इस लड़की को छोड़ दे। ये सुनकर पोंग नोंग का चेहरा सख्त हो गया। सुखजने पहले ही उसके बकवास से तंग आ चुका था। उसने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा कि बेकार की बातें बंद करें और सामने आकर लड़। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक या हाइप कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं।